फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम जल्दी से रिवाइज करते हैं नोट्स के थ्रू। इन नोट्स में आपको राइटिंग समझ ना आए क्या पता, पर हम जैसे मैं बोल के बता रही हूँ तो आपको जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा और आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। शॉर्ट में है बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं एटीट्यूड क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एटीट्यूड का मतलब है कि कैसे एक पर्सन किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। यानी कि वो किस नज़रिए से देख रहा है। एटीट्यूड का मतलब उसका नज़रिया। तो अब एटीट्यूड यानी कि उसका जजमेंट हो सकता है, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस होते हैं एटीट्यूड। ठीक है। और एटीट्यूड में हमारे सबसे मेन चीज़ें होती हैं ये एबीसी थ्योरी। और एबीसी थ्योरी यानी कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें एटीट्यूड के। और ये क्या है 3 कंपोनेंट्स? कोग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल इंटेंशन। ये इंटेंशन बोल सकते हो आप, इसको बिलीफ बोल सकते हो। ये यहाँ पे बिहेवियरल इंटेंशन होती है ये एक तरीके से। तो देखो, ये एबीसी जो मॉडल है ये दिया किसने था? ये एल्बर्ट एलिस ने दिया था एबीसी मॉडल। और एबीसी यानी कि ए फॉर अफेक्टिव, बी फॉर बिहेवियरल इंटेंशन और सी फॉर कोग्निटिव। ठीक है। तो ये है एबीसी। और देखो, अब इसमें कोग्निटिव क्या होता है? कोग्निटिव का मतलब है कि ओपिनियन, कुछ भी चीज़ सोच समझ के करना। जब हम सोच समझ के करते हैं ना, कि लॉजिक्स के साथ जब कुछ चीज़ें सोचते समझते हैं, तो उसको कोग्निटिव बोला जाता है। और अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशंस, ओनली इमोशंस। इसमें तो देखो ओपिनियन और बिलीफ आ गया जो हम इवेलुएट करके करते हैं। इवेलुएशन है यानी कि जो कोग्निटिव था उसमें तो कि लॉजिक्स के साथ कुछ सोचते समझते हैं। लेकिन अफेक्टिव में क्या होता है कि सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स होती है अफेक्टिव में। ठीक है। तो यानी कि फीलिंग जो है वो हमारा अफेक्टिव हो जाएगा। और थर्ड जो है वो है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर इंटेंशन क्या होती है कि इसमें हम कि कैसे बिहेव करेगा कोई भी बंदा। जैसे इंटेंशन टू बिहेव इन ए सर्टेन वे, उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल इंटेंशन। यानी कि जो हमारा एटीट्यूड होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है। एक तो फीलिंग, दूसरा है इवेल्युएशन और तीसरा है हमारा एक्शन। ठीक है। और इसी को हम ट्रिपेट्रिएट मॉडल ऑफ एटीट्यूड बोलते हैं, या फिर एबीसी मॉडल भी बोल सकते हो, एबीसी थ्योरी बोल सकते हो आप एटीट्यूड की। तीनों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। इसमें यही होता है कोग्निटिव प्रोसेस। अगर देखें तो ये देखो कोग्निटिव प्रोसेस है। सेकंड कोग्निटिव प्रोसेस है। कोग्निटिव प्रोसेस में सबसे पहला हमारा पार्ट है कि परसीव्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हम कुछ परसीव करेंगे, उसके बेस पे हमारा कुछ बिलीफ होंगे, फिर कुछ फीलिंग्स होगी, और उसके बाद ही हमारा आता है बिहेवियरल इंटेंशन। ठीक है। और इसके बाद होती है बिहेवियर एक्चुअल में। तो यानी कि परसीव, इन्वायरमेंट से कुछ परसीव किया, फिर उसके बारे में बिलीफ हुआ, फीलिंग आई, बिहेवियरल करने की कुछ भी पर्टिकुलर बिहेव करने का इंटेंशन हुई, और फिर एक्चुअल में बिहेवियर हुआ। तो ये कोग्निटिव प्रोसेस होती है। अब देखो कोग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। फिर एक कोग्निटिव डिसोनेंस, ये टर्म आपने सुनी होगी। कोग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है कि जब हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर, वो दोनों मैच ना हो जब, तो उसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। यानी कि हम सोच तो कुछ और रहे होते हैं, हमारा एटीट्यूड तो कोई और तरीके का है, लेकिन हम बिहेवियर किसी और तरीके से करते हैं। जैसे मान लो किसी का एटीट्यूड तो ऐसा था कि उसको इनएक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेनी थी, कॉस्ट कॉन्शियस था, मतलब प्राइस कॉन्शियस होते हैं ना जो, वैसा बिहेवियर एटीट्यूड था। मान लो कि प्राइस को लेके एटीट्यूड क्या है या नज़रिया क्या था कि ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी, ऐसा एटीट्यूड था। लेकिन फिर भी उसने मान लो महंगी चीज़ें खरीद ली, कैसे भी प्रमोशनल एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस होके, कैसे भी होके उसने महंगी चीज़ें खरीद ली। तो ऐसे में कस्टमर को क्या हो सकता है? कोग्निटिव डिसोनेंस हो सकता है कि बाद में कि वो ये सोचेगा फिर बाद में कि मैंने ये लेके सही किया या नहीं किया। तो उसी को हम बोलते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस। यानी कि जब एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों सेम ना हो, मैच ना करें जब किसी का, तो उसको कोग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। देखो फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड में क्या है कि एडजस्टमेंट, ईगो डिफेंस और वैल्यू एक्सप्रेसिव और नॉलेज, ये हमारे फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड है। यानी कि एटीट्यूड ये काम करता है एडजस्टमेंट के लिए, वैल्यू एक्सप्रेशन के लिए, नॉलेज के लिए और ईगो डिफेंस के लिए। नेक्स्ट जो है वो है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट क्या है कि व्हेन पर्सन कमिटमेंट एंड देन नेवर चेंज इट वेदर इट लाइक टू बी लॉस। मतलब कि एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का मतलब है कि जब हमने कोई कमिटमेंट कर दिया
और हम उस कमिटमेंट पे ही पूरा रहते हैं, चाहे उससे हमें लॉस ही क्यों ना हो रहा हो फिर फ्यूचर में, ठीक है। यानी कि एक बार बोल दिया तो वो तो करना ही है, चाहे फिर उसके लिए बाद में पछताना पड़े, लेकिन एक बार कर दिया, बोलना है ना, तो वो करना ही है। मतलब ऐसा जब होता है तो उसको हम एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट बोलते हैं, ठीक है। कि एक पर्सन कुछ कमिट करता है और उससे कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे उसको फिर वो बाद में पसंद भी रहे या ना रहे, चाहे उससे उसको लॉस हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर वो उसको कमिटमेंट को ही पूरा करता है, उसको एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट बोलते हैं। उसके बाद है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। ये परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट क्या होता है, POS बोलते हैं इसको हम, ये है ये परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। ये क्या है, इसका मतलब है कि डिग्री टू विच एम्प्लॉय बिलीव इन एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड केयर अबाउट देयर वेलबींग। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ जो हैं वो एम्प्लॉय के वेलबींग का भी ध्यान रख रही है, एम्प्लॉय की भी केयर कर रही है, यानी कि कितना सपोर्ट मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, सीधी सी बात है। और एक एम्प्लॉय क्या परसीव कर रहा है कि उसको कितना ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। एक और टर्म है हमारी कि पावर डिस्टेंस। देखो पावर डिस्टेंस क्या होता है कि एक पर्सन, मतलब पर्सन क्या, जैसे कि सोसाइटी है, सोसाइटी में मान लो कि पावर, किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो अपना काम कैसे भी निकलवा सकते हैं उस पावर का यूज करके। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग मान लो ऐसे हैं जिनके पास पावर नहीं है, तो वो अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो उसको पावर डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे होता नहीं है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी लीगल, जैसे वो कुछ कोई भी कोई क्राइम भी कर देते हैं तो भी वो जल्दी से उससे बाहर निकल जाते हैं छुट के। लेकिन कुछ लोगों के पास बिल्कुल पावर नहीं होती, गरीब लोग होते हैं, तो उनको चाहे उन्होंने कोई गलती की भी ना हो, उस केस में भी उनको झूठा फंसा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती है, पावर डिस्टेंस की वजह से। ये वैसे कंट्री वाइज ज़्यादा या सोसाइटी वाइज हम देखें तो ज़्यादा इसको समझ सकते हो आपकी पावर डिस्टेंस किसी भी कंट्री में कितना है, पावर डिस्टेंस उस तरीके से। और वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर डिस्टेंस कितना है, कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी पावर है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ लोग अपनी सही भी करना चाहें तो वो भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं होती, तो उसको बोलते हैं पावर डिस्टेंस। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास कितनी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पावर। उसके बाद है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि डिग्री टू एंथुसियाज्म एन एम्प्लॉय फील अबाउट देयर जॉब। यानी कि देखो, अब जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, एक हम देखते हैं कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन में और एंगेजमेंट में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट उनको पार्टिसिपेशन करवाता है अपने काम में, लेकिन एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉय खुद से एंगेज होना चाह रहे हैं, खुद खुद से डिग्री ऑफ एंथुसियाज्म है उनके अंदर, अपने काम को लेके वो खुद से एंगेजमेंट चाहते हैं, तब उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है उन दोनों के डिफरेंस में। नेक्स्ट जो है वो है अफेक्टिव कमिटमेंट। अब देखो अफेक्टिव कमिटमेंट, और देखो अफेक्टिव वर्ड तो जहाँ पे भी आ जाए ना तो समझ लेना इमोशनल चीज़ें हैं। अफेक्टिव यानी कि इमोशनल, कोग्निटिव जहाँ पे आता है यानी कि वहाँ पे सोच समझ के कुछ लॉजिक के साथ किया जा रहा है, ठीक है। तो अफेक्टिव कमिटमेंट का मतलब है कि इमोशनली अटैच है कोई बंदा जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो अफेक्टिव, सॉरी, इमोशनली कमिटेड है एक तरीके से, ठीक है। तो अफेक्टिव कमिटमेंट बोलेंगे उसको। एक कमिटमेंट होता है कॉन्टिन्यूएंस कमिटमेंट। ये कॉन्टिन्यूएंस कमिटमेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो पर्सन सोच समझ के, वैसे ये थोड़ा सा कोग्निटिव के जैसा ही है लेकिन अलग है। क्या है कि इसमें वैसे तो सोच समझ के लेता है, वो बहुत अच्छे से कैलकुलेटिव रिस्क देखता है, अपना कैलकुलेशन करता है, यानी कि ये देखता है कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया तो मुझे कितना लॉस होगा, और अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रह रहा हूँ तब मुझे कितना लॉस हो रहा है, अगर छोड़ के जाने में ज़्यादा लॉस है तो मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो यानी कि वो पूरी कैलकुलेशन करके रखता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूनेंस कमिटमेंट। कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये, कॉन्टिन्यूनेंस है, ऐसा कुछ कमिटमेंट, ठीक है। अब कुछ है हमारे कि काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर हो सकते हैं। काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर क्या होता है कि जो अगेंस्ट होता है, ऐसा एक्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिहेवियर काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर होता है। जैसे किसी का अग्रेसिव नेचर है, मान लो कोई चोरी करने की आदत है, किसी एम्प्लॉय में चोरी कर रहा है, या उसका अग्रेसिव बिहेवियर है, अच्छे से अपने कलीग्स के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा, अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा है कोई भी अपने काम में, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती हैं वैल्यूज़। देखो एटीट्यूड और वैल्यूज़ लगभग सेम सी चीज़ होती है, लेकिन वैल्यूज़ थोड़ी और ज़्यादा डीप में होती है। एटीट्यूड यानी कि हमारा नज़रिया, हम किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, ठीक है, कैसे परसीव कर रहे हैं हम उसको, इमोशनली सोच समझ के कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। और वैल्यूज़ होती है हमारी, वैसे तो यही होती है कि हम कैसे, जर्नल बिलीफ हमारा क्या है, लेकिन ये डीप में होता है। ये हम हमारे जैसे ये नहीं होता कि हाँ ये मेरी वैल्यूज़ है, मैं इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो वो खुद की वैल्यूज़ होती हैं कुछ, वो वैल्यूज़ होती है। जैसे कि स्टैंडर्ड्स होते हैं ये, या यार्ड स्टिक,
इनको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड और यार्डस्टिक टू गाइड एक्शन एंड एटीट्यूड एंड इवेल्युएशन, यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड्स जो हमें हमारे एक्शन को गाइड करते हैं कि हाँ इसी तरीके से काम करना है हमें, ठीक है, ये सही है ये गलत है, वो हम अपने तरीके से खुद उन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि रिप्रेजेंट स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये स्टेबल बिलीफ होता है, वैसे तो बिलीफ ही होता है लेकिन स्टेबल बिलीफ होता है कि, और लॉन्ग लास्टिंग होता है कि हम किसी चीज़ के लिए हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इसमें वैल्यू सिस्टम भी मतलब एक टर्म आती है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का क्या मतलब है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है, उसको हम एक जब सीक्वेंस में रखते हैं ना, प्रेफरेंस लिस्ट हमारी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कोई डिसीजन लेना है किसी टाइम पे, तो हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं। तो मान लो मेरी ये वैल्यू है कि सबसे पहले मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि मैं इस चीज़ के तो अगेंस्ट हूँ बिल्कुल, तो वो वैल्यू सिस्टम में यानी कि सबसे प्रेफरेंस लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद कि हाँ चलो ये ना हो सका तो थोड़ा सा ये तो पक्का करना है, तो फिर वो सेकंड होगी जैसे प्रेफरेंस। तो इस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है वैल्यूज़ की कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे आ जाए कि प्रेफरेंस देखना कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारी वैल्यू से ही रिलेटेड है, यानी कि ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ यानी कि कैसे क्या काम करना है हमें, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली, और कैसे हमें काम करना है उसको गाइड जो करेगा वो कौन करेगी, वैल्यूज़ करेगी किसी भी पर्सन की, ठीक है। ये पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ कैसे चल रही है, जर्नल बिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है वो। अब देखो वैल्यूज़ जो होती है ना, वो दो तरीके की वैल्यूज़ दी है, ये मिल्टन और रोकिच, ये नाम भी याद रखना, मिल्टन और रोकेज, इन्होंने दो तरीके की वैल्यूज दी है। एक तो दी है टर्मिनल वैल्यू और एक दी है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। देखो टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, जो हम पाना चाहते हैं कि मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ब्यूटी, इक्वालिटी, विजडम, कंफर्टेबल लाइफ, ये चीज़ें हो हमारी लाइफ में, हम ये चाहते हैं, तो इनको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यूज, यानी कि दैट समवन थिंक वर्थ हैविंग देम, यानी कि अगर हमारे पास ये होंगे तो वो यानी कि अच्छी बात है हमारे पास होना, कि विजडम है, इक्वालिटी की फीलिंग, कंफर्टेबल लाइफ, ये सारी चीज़ें, ऐसे बिलीफ्स, तो इनको बोलते हैं टर्मिनल। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या हैं कि ऐसी वैल्यूज जो ये टर्मिनल वैल्यूज़ को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है, जिनके थ्रू हम टर्मिनल वैल्यूज़ को अचीव करते हैं, वो होती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। यानी कि पोलाइट रहना, हमेशा कोर्जियस रहना, करी और लॉजिकल रहना और सेल्फ कंट्रोल। तो ऐसे अगर होगा, कोई पोलाइट होगा, लॉजिकली सोचेगा, तो वो, तो ये सारी चीज़, इन सब चीज़ों से जो टर्मिनल वैल्यूज़ है यानी कि जो अचीव करना चाहता है वो एम्प्लॉय, वो पर्सन, तो वो अचीव कर सकता है। तो यानी कि दो वैल्यूज़ दी हैं मिल्टन रोकेच ने, आपको ये याद रखनी है, टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, ठीक है। अब उसके बाद है हमारी इंटेंडेड वैल्यूज़। देखो इंटेंडेड वैल्यूज़ क्या होती है कि एक पर्सन की खुद की इंडिविजुअल की वैल्यूज़, वो इंटेंडेड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि पर्सनल वैल्यूज़ उसकी क्या हैं। और अडोप्टेड वैल्यूज़ क्या होंगे, जो उसने ऑर्गेनाइजेशन से वैल्यूज़ ली हैं या सोसाइटी से भी लिए, अडोप्ट की है, वो हमारी अडोप्टेड वैल्यूज़ होंगी, अडोप्टेड वैल्यूज़। और वैल्यू कन्ग्रुएंस क्या होता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट आपके लिए कि वैल्यू कन्ग्रुएंस क्या होता है। वैल्यू कन्ग्रुएंस का मतलब, देखो कन्ग्रुएंस का मतलब है हार्मनी, तो यानी कि वैल्यू कन्ग्रुएंस का मतलब है कि पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी कितनी है, सिमिलरिटी बिटवीन पर्सनल वैल्यू और ग्रुप की वैल्यू, या फिर लगा लो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू कन्ग्रुएंस, ठीक है। उसके बाद है हमारा बिहेवियरल इंटेंशन मॉडल। ये आपने सुना होगा, बिहेवियरल इंटेंशन मॉडल में क्या होता है कि एटीट्यूड कैसा है बिहेवियर को लेके, ठीक है, परसेप्शन कैसी है सोशल नॉर्म्स के बारे में, उससे हमारी इंटेंशन क्रिएट होती है, और इस इंटेंशन से फिर हम बिहेव करते हैं। यानी कि सब हम जब भी कोई पर्सन बिहेव करता है तो उस बिहेवियर के लिए क्या क्या चीज़ें काम करती हैं कि एटीट्यूड होगा उस चीज़ के बारे में, कैसे वो सोच रहा है, ठीक है। फिर कुछ सोशल नॉर्म्स होंगे कि सोचना, खुद का नज़रिया, फिर साथ साथ ये देखना कि सोसाइटी में किस तरीके से लोग सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। फिर इन दोनों को मिला के ये होगा कि हाँ इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो इंटेंशन होगी किस तरीके से बिहेव करने की, और फिर एक्चुअल में बिहेव होगा, उसी को हम बिहेवियरल इंटेंशन मॉडल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये इसको प्रोनाउंस पता नहीं कैसे करते हैं, स्टूवार्ड्स, ये है स्टूवार्ड्स, SCHURD, ये है, आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस करते हो, आपको बस स्पेलिंग तो याद रखनी है कि इसकी वैल्यू सरकमप्लेक्सिस क्या दी थी इन्होंने, दी थी वैसे तो इनको देखो 10 वैल्यूज़ दी थी, लेकिन उनको 4 कैटेगरी में बांटा था कि ओपन टू चेंज है कोई पर्सन, या फिर वो कंजर्वेटिव है, ठीक है।
कंजर्वेटिव है या ओपन टू चेंज है। अगर मान लो ओपन टू चेंज होगा तो सेल्फ डायरेक्शन, स्टिमुलेशन, आइडियलिज्म, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। अगर वो कंजर्वेटिव है तो कन्फर्मिटी, ट्रेडिशन, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों की वैल्यू होंगी उसके पास। और जो दूसरी है वो है सेल्फ ट्रांसीडेंस है या फिर वो सेल्फ एनहांसमेंट है। अब जब सेल्फ ट्रांसीडेंस होता है यानी कि वो दूसरों के बारे में सोचता है, कंसर्न फॉर अदर्स, ये वर्ड याद रखना है, ट्रांसीडेंस, ठीक है। और जो जब वो खुद के बारे में सोचता है यानी कि खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए सोचता है, सेल्फ एनहांसमेंट के बारे में, यानी कि वो अचीवमेंट पावर उसके पास, ऐसी टाइप की वैल्यूज़ होती है। तो ये वैल्यूज़ को ही डिवाइड किया है इन्होंने बेसिकली। तो आपको यही याद रखना है कि 4 वैल्यूज़ में डिवाइड किया, ओपन टू चेंज है या कंजर्वेशन है, सेल्फ ट्रांसडेंस है यानी कि दूसरों के बारे में सोच रहा है, या खुद के बारे में सोच रहा है तो सेल्फ एनहांसमेंट है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ है कि होपस्टेड्स, ये होपस्टेड्स का फ्रेमवर्क है। इन्होंने 5 वैल्यू डायमेंशन दी थी इन्होंने भी, जैसे इन्होंने 4 दी, इन्होंने 5 दी हैं कि किस तरीके से ये होपस्टेड्स ने दी है। और ये इन्होंने कंट्री के वाइज दी है कि नेशन, एक कंट्री में किस तरीके से वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ का फ्रेमवर्क है, तो उस चीज़ को डिवाइड किया इन्होंने। तो इसमें दिया इन्होंने एक तो पावर डिस्टेंस, पावर डिस्टेंस वही हमने देखा पीछे कि किसके पास कितनी ज़्यादा पावर है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर का कैसा है किसी कंट्री में, ठीक है वो। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कोलेक्टिविज्म। देखो इंडिविजुअलिज्म का मतलब कि एक पर्सन की खुद की उस इंडिपेंडेंट उसकी थिंकिंग है कि इंडिविजुअल को कैसे देखा जा रहा है, वो कितना इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने में, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म। और कोलेक्टिविज्म का मतलब हुआ कि ग्रुप की चीज़ें, वो अपने आप को एक ग्रुप में ही हमेशा आइडेंटिफाई करना पसंद करता है, ग्रुप की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस, जैसे कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, या जैसे नेशनलिज्म वाली जो होती है ना कि मैं इसी कंट्री का बंदा हूँ, या मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से आता हूँ, या इस सोशल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वो एक तरीके से अपने आप को एक ग्रुप में शो करते हैं। और इंडिविजुअल का मतलब कि वो बिल्कुल अलग अपने आप को कि मैं क्या हूँ उस तरीके से बताते हैं। तो किसी भी कंट्री में इस टाइप का कल्चर हो सकता है कि इंडिविजुअलिज्म उसमें ज़्यादा है या कोलेक्टिविज्म ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा एक हो सकता है कि मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी, यानी कि फेमिनिटी जहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है, और मास्कुलिनिटी जहाँ पे मेल्स को ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है, फीमेल्स को कम समझा जाता है वहाँ पे, तो वो मास्कुलिनिटी हो गया। उसके बाद है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या कि जिनको अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना, अगर किसी मान लो किसी कंट्री की वैल्यू सिस्टम में ऐसा है कि अनसर्टेनिटी को हमें अवॉइड करना है कि कुछ भी अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, यानी उस डर को कम करने के लिए फिर उनके यहाँ पे लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होंगी और लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, जहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है। ये कंट्री वाइज देख रहे हैं हम। एक है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन की। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है वहाँ की कल्चर का, उस किसी भी कंट्री के, या फिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है। तो ये जो 5 कैटेगरी थी ये इसने दी थी होपस्टेड्स ने। आपको ये याद रखना है कि होपस्टेड्स के फ्रेमवर्क में 5 थी, और कौन सी थी, पावर डिस्टेंस थी, इंडिविजुअलिज्म या फिर कोलेक्टिविज्म था, मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी थी, या फिर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, और एक है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन क्या था, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू और एटीट्यूड हो गए यहाँ पे। और अब आ गई हमारी पर्सनैलिटी। देखो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी का मतलब है कि एक सम ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट टू और इंटरेक्ट विद अदर्स, यानी कि कैसे कोई भी पर्सन किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है या कैसे बिहेव कर रहा है दूसरों के साथ, तो वो उसकी पर्सनैलिटी है, यानी कि, ठीक है। और पर्सनैलिटी यानी कि एन एंड्योरिंग एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्सन दैट अपीयर कॉन्स्टेंटली इन ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन, यानी कि बार बार अलग अलग सिचुएशन में किसी एक पर्सन का वैसा बिहेव दिख रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेव दिख रहा है, कैसे वो अपने आप को शो अपीयर कर रहा है, तो उसी को हम पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये भी डेफिनेशन याद रखनी है, और ये भी कि ये पर्सनैलिटी होती है। इन सब की डेफिनेशन याद रखनी है। जैसे एटीट्यूड का मतलब था कि नज़रिया, एक जनरल बिलीफ कि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, ठीक है। और वैल्यू क्या थी कि वैल्यू भी वैसे तो बिलीफ था, लेकिन वो थोड़ा और डीप में है कि हमें गाइड करता है कि कैसे एक्शन लेने हैं, वो वैल्यू होगी। और पर्सनैलिटी क्या हो गई कि कोई भी पर्सन अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से जर्नली अपीयर हो रहा है, दिख रहा है लोगों को, किस तरीके का वो बिहेव कर रहा है लोगों के साथ, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो ये पर्सनैलिटी की हमारी बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे कि सबसे पहले है ये साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी।
सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसमें आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है। आईडी का मतलब यानी कि जब कोई पर्सन बिल्कुल अनकॉन्शियसली कोई डिसीजन लेता है तो वो उसको हम आईडी बोलते हैं, यानी कि उसको यही नहीं पता होता रियलिटी क्या है। और ईगो में फिर वो रियलिटी से अवेयर हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा प्री कॉन्शियस हो जाता है, लेकिन उसको अभी भी मोरल चीज़ों का नहीं पता। ईगो में भी उसको थोड़ा सा वो कॉन्शियस तो हो जाता है, उसको रियलिटी का तो पता चल जाता है, लेकिन गलत क्या है और सही क्या है उतना नहीं पता उसको अभी भी। सुपर ईगो में फिर क्या होता है कि वो मोरलिटी भी अटैच हो जाती है, यानी कि सही गलत क्या है वो भी हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाता है, तो उसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। ठीक है, ये सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। उसके बाद है एक पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी। देखो पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी जो है ये हमें दी थी जोहन हॉलैंड ने, और ये जोहन हॉलैंड ने हमें इसमें 6 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताया था, कि 6 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की इन्होंने बताया कि जैसे मान लो कोई आर्टिस्टिक टाइप का पर्सन है, कोई रियलिस्टिक टाइप का पर्सन है, ऐसे इन्होंने 6 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दी थी। और उसके बेस पे इन्होंने बताया कि अगर इस टाइप की पर्सनैलिटी है तो उनके लिए इस टाइप की जॉब सही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे जोहन हॉलैंड ने दी थी, जोहन हॉलैंड ने दी थी पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी, आपको याद रखनी है, इसने 6 पर्सनैलिटीज बताई थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट थ्योरी। इसमें पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन से फिट करना, यानी कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है और फिर ऑर्गेनाइजेशन का के अंदर मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज कैसी है एक तरीके से, और उनके साथ फिट बैठाना। तो और ये दी थी हमारी बेंजामिन स्नेडर, इनके नाम भी अलग अजीब अजीब से हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी। जो एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी है इसमें उन्होंने 2 ट्रेट्स के बारे में बताया, कि एक तो कॉमन ट्रेट जो सब में पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं पर्सनल ट्रेट्स है जिसको हम डिस्पोजिशन ट्रेट भी बोलते हैं, यानी कि जो कुछ एक लोगों में ही होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल होता था कि जैसे महात्मा गांधी में कुछ अलग टाइप के पर्सनैलिटी ट्रेट थे, कि जो वो अहिंसा और इन सब चीज़ों को प्रमोट करते थे, तो वो यानी कि अलग किसी कुछ लोगों में ही होते हैं जो ट्रेट, वो पर्सनल ट्रेट और कॉमन ट्रेट जो सब में पाए जाते हैं। ये दी थी एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी। एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी, ट्रेट थ्योरी हमारी 2 हैं, एक तो एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी और एक है कैटल की ट्रेट थ्योरी। ठीक है, तो एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी ने तो ये कॉमन ट्रेट और ये बताए, और कैटल ट्रेट थ्योरी ने बताया कि 35 ट्रेट दिए इन्होंने पर्सनैलिटी के। ठीक है, और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बताए थे। इसमें इन्होंने सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट के बारे में बताया था, जो कैटल ट्रेट थ्योरी थी। उसके बाद है नियो फ्रूडियन थ्योरी। देखो नियो फ्रूडियन थ्योरी क्या है, देखो ये फ्रूड की थ्योरी थी, ये जो ऊपर वाली साइको एनालिटिकल, इसके बाद आए थे ये नियो फ्रूडियन। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, ये 3 लोग हैं नियो फ्रूडियन थ्योरीज में। एक तो है सोल्वियन, ये इन्होंने दिया कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का ज़्यादा पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, अगर आपको जितनी भी याद हो जाए। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखी है इनको डिटेल में तो अच्छी बात है, और अदरवाइज अब जितनी भी याद हो जाए, कुछ भी एक आधा वर्ड भी याद हो जाए कि ये थ्योरी इस पर्सन ने दी थी, और वो वहाँ पे कहीं पे मैच द फॉलोइंग में या ऑप्शंस में देख के आपको याद आ जाए, तो आपके लिए यूजफुल ही है ये क्लास। ये मत सोचना कि ज़्यादा डीप में है या भी ये बहुत शॉर्ट में करवा रहे हैं, ये रिवीजन है। अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी तो एक बार तो आपके नज़र के आगे से जाएगी तो ध्यान रह जाएगा कहीं ना कहीं। अब देखो सोल्वियन ने बोला था कि सोशल और कल्चरल फैक्टर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एरिक्सन ने बोला कि आइडियल पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए किसी पर्सन की, और आइडियल पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है। कुछ एक फैक्टर होते हैं आइडियल पर्सनैलिटी के, अगर वो डेवलप हो जाते हैं तो आइडियल पर्सनैलिटी बनाई जा सकती है। ये एरिक्सन ने बोली थी ये बात। और सोल्वियन ने क्या बोला कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए। और हॉर्नी ने बोला कि फ्यूचर कंसर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि फ्यूचर में कोई पर्सन क्या सोच रहा है, उसको कैसा बिहेवियर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी मॉडिफाई की जा सकती है। ठीक है, ये हॉर्नी ने बोला था। याद रखना, देखो सोल्वियन से याद रखना एस से सोशल, तो यानी कि सोल्वियन ने सोशल कल्चरल फैक्टर दिया। एरिक्सन ने बोला कि आइडियल पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, और एक आइडियल पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। हॉर्नी ने बोला कि फ्यूचर कंसर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये तीनों क्या है, ये नियो फ्रूडियन थ्योरीज है। और फ्रूडियन की क्या थी, साइको एनालिटिकल, सिगमंड फ्रूड जो था वो फ्रूडियन। आगे है कि सेल्डन की पर्सनैलिटी थ्योरी। और सेल्डन ने क्या बोला था, जो सेल्डन, ये पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी है 2, सेल्डन की पर्सनैलिटी थ्योरी और कार्ल जुंग की पर्सनैलिटी थ्योरीज। इन्होंने क्या बताया कि किस पर्सनैलिटी को इन्होंने कैटेगराइज किया है। अब सेल्डन ने बताया जो फिजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे, जैसे एंडामॉर्फ, जो मोटे लोग होते हैं वो एंडामॉर्फ, मेसोमॉर्फ यानी कि जो एक्टिव होते हैं वो लोग मेसोमॉर्फ, और एक्टोमॉर्फ यानी कि जो बहुत ही पतले दुबले पतले लोग होते हैं वो एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ पतले दुबले, एंडोमॉर्फ मोटे लोग, और मेसोमॉर्फ यानी कि जो एक्टिव होते हैं फिट होते हैं बिल्कुल, वो मेसोमॉर्फ। यानी कि इन्होंने फिजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे, किसने, शेल्डन ने फिजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे हमें
थ्योरीज इनको पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है कि पर्सनैलिटी को किस इस टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है। कार्ल जुंग ने भी पर्सनैलिटी बताई। इन्होंने बताया कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, याद रखना कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो किसने बताई थी हमें, कार्ल जुंग ने, ठीक है। उसके बाद है सोशल लर्निंग थ्योरी। देखो ये सोशल लर्निंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे तो लर्निंग की थ्योरी है लेकिन इससे भी पर्सनैलिटी बनाई जा सकती है इनकी सोशल लर्निंग से। तो इन्होंने ये बोला कि एक पर्सन सोसाइटी से लर्न करता है, सोशल फैक्टर से लर्न करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। और ये दी थी हमारी एल्बर्ट बंडूरा ने। एल्बर्ट बंडूरा ने दी सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि दूसरों को देख के, यानी कि अपने आसपास की सोसाइटी के मेंबर्स को देख के सीखता है कोई भी पर्सन और उसी टाइप से उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, एक्सपीरियंस से, सोशल से सीखता है। उसके बाद है नीड थ्योरी बाय हेनरी मूरे। हेनरी मूरे ने नीड थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की, जिसमें प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स, जैसे वैसे तो ये हमारी जो मोटिवेशन में हम देखते हैं तो उसमें तो हमारी मास्लो की नीड्स होती हैं, जिसमें वैसे ही नीड्स हैं कि प्राइमरी नीड्स है, जैसे कुछ फिजिकोलॉजिकल नीड है, फिर सोशल नीड आ जाती है, सिक्योरिटी नीड होती है। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। लेकिन पर्सनैलिटी में नीड थ्योरी किसने दी है, हेनरी मुर्रे ने, जिसमें उन्होंने प्राइमरी नीड और सेकेंडरी नीड बताया। और ये बताया कि जो सेकेंडरी नीड्स जो होती हैं, यानी कि देखो प्राइमरी नीड तो वही जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिक नीड होगी, प्राइमरी नीड होगी। और सेकेंडरी नीड्स जिसमें सोसाइटी की जैसे सोशल नीड्स जैसे आ जाएंगी कि हमारे फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, हम किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, ऐसी जो नीड्स होगी, या फिर सेल्फ एस्टीम की नीड जो आप मास्लो में पढ़ी भी है आपने, मास्लो नीड हायरार्की, उसके अकॉर्डिंग। तो वो सेकेंडरी नीड्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के। ये बात बोली थी हेनरी मुर्रे ने। हेनरी मुर्रे ने पर्सनैलिटी के लिए नीड्स को नीड थ्योरी दी थी कि प्राइमरी नीड होती है, सेकेंडरी नीड होती है, सेकेंडरी नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। ये दी थी कार्ल रोगर्स ने। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी किसने दी, कार्ल रोगर्स ने, कि सेल्फ रिकॉग्निशन और कॉन्फिडेंस अबाउट हिमसेल्फ, एक पर्सन का सेल्फ कंसेप्ट यानी कि खुद के बारे में उसके क्या कंसेप्ट हैं, क्या सोचता है, सेल्फ रिकॉग्निशन, उसकी खुद की कॉन्फिडेंस, उसका खुद के लिए ऊपर, उस चीज़ से उस पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है। वैसे ही पर्सनैलिटी होती है अगर वो खुद के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस उसका खुद का है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाएगी, अदरवाइज उसके अपोजिट बन जाएगी। तो ये कार्ल रोगर्स ने दी थी सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, ठीक है। एक बार नाम फिर से देख लेते हैं कि जैसे साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रूड ने दी। पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी जोहन हॉलैंड ने दी, जिसमें 6 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताया कि पर्सनैलिटी को जॉब से फिट करना है। उसके बाद पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फिट थ्योरी बेंजामिन ने दी। और उसके बाद एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी, जिसमें कॉमन ट्रेट और ये पर्सनल ट्रेट बताए। कैटल ट्रेट थ्योरी, जिसमें उन्होंने 35 ट्रेट्स बताए, सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट बताए। उसके बाद है न्यू फ्रूडियन थ्योरी, इसमें सोल्विन की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी और हॉर्नी की है। सोल्विन यानी कि सोशल कल्चर, एरिक्सन ने बोला आइडियल पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, हॉर्नी ने बोला कि फ्यूचर के लिए कंसर्न क्या है, फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से शेल्डन पर्सनैलिटी थ्योरी, शेल्डन ने बोला कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स उनके बेस पे डिवाइड किया, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ये शेल्डन ने दी थी, ठीक है। ये सोल्वियन था, ये शेल्डन है, ठीक है। कार्ल जुंग की पर्सनैलिटी थ्योरी, कार्ल जुंग ने बताया कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी होती है। और सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दी। नीड थ्योरी हेनरी मुर्रे ने दी, प्राइमरी नीड और सेकेंडरी नीड बताया जिसमें। और सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी कार्ल रोगर्स ने दी थी, ठीक है। ये थी हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरीज। अब देखो पर्सनैलिटी में एक ये आता है कि बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। और बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं कि एक तो है एक्सट्रोवर्जन। ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद रखना है कि कौन कौन से ये बिग 5 में आते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बिग 5 में कौन सा इंक्लूड है, कौन सा नहीं इंक्लूड। तो देखो क्या इंक्लूड है, एक्सट्रोवर्जन होना चाहिए, एग्रीएबलनेस, कॉन्साइटियसनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी और ओपन टू एक्सपीरियंस। ये 5 हमारे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और ये दी किसने थी, रोगर रोगस्ट थ्रेजर और वेबस्टर डिक्शनरी। रोगस्ट थ्रेजर और वेबस्टर डिक्शनरी ने बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए थे। अब देखो एक्सट्रोवर्जन में क्या होगा कि वो सोशलेबल होगा, असर्टिव होगा। ये इनके अंदर जो ये पॉइंट है ना, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी में एक्सट्रोवर्जन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, या इस टाइप का पर्सन है तो वो क्या है, एक्सट्रोवर्जन है यानी कि। फिर वो सोशलेबल, आपको पता भी वैसे एक्सट्रोवर्जन जो जिनको जो ज़्यादा सोशली होता है, जो ज़्यादा बोलना जिसको पसंद होता है, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने जिसको पसंद होता है, इस टाइप के होते हैं एक्सट्रोवर्जन। तो यानी कि सोशिएबल होता है, वो असर्टिव होता है। और इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि जो कि रिलैक्स और सिक्योर फील करता है, वो पर्सन इमोशनल स्टेबिलिटी होती है यानी कि उसके अंदर। ओपननेस, ओपन टू एक्सपीरियंस यानी कि वो एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। ब्रॉड माइंड होगा, अब एक्सपीरियंस के लिए हमेशा तैयार होगा तो खुला दिमाग तो होना ही चाहिए। ब्रॉड माइंड होगा, इमेजिनेटिव होगा, आर्टिस्टिक होगा वो पर्सन,
जो भी एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा तैयार रहता होगा, सेंसिटिव होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, ठीक है। और एग्रीएबलनेस का क्या मतलब है? एग्रीएबलनेस का मतलब है कि हमेशा कोऑपरेशन दिखाना, दूसरे कोई बात बोल रहे तो उनकी बात में एग्रीएबलनेस शो करना, इनकी एग्री करना उनकी बात पे, तो यानी कि ट्रस्ट करेगा दूसरों के ऊपर, कोऑपरेटिव नेचर होगा उसका, तो वो एग्रीएबलनेस है यानी कि। और जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉन्साइटियसनेस। देखो कॉन्साइटियसनेस क्या होता है कि किसी काम, इसका हिंदी में मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। तो वो अपने कर्तव्य के प्रति मतलब ईमानदार है अपने काम के लिए, तो यानी कि रिस्पॉन्सिबल है, वो परसिस्टेंट है, तो वो कॉन्साइटियसनेस है यानी कि उसके अंदर। तो यानी कि किसी भी एक पर्सन में अगर ये 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तो वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है, ठीक है। यानी कि एक्सट्रोवर्जन होना, एग्रीएबलनेस होना चाहिए, कॉन्साइटियसनेस होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और ओपन टू एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसने दिया था? रोगस्ट थ्रेजर और वेबस्टर डिक्शनरी ने बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए थे। उसके बाद है मियर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। देखो ये मियर ब्रिग्स, एक ये मियर नाम का पर्सन था, कैथरीन ब्रिग्स, और एक था ये इसबल ब्रिग्स मेयर, ठीक है। इन दोनों के नाम से बनाया ये ब्रिग्स, ये इस वाला का ब्रिग्स आ गया और ये मेयर का ये आ गया। ये दोनों वैसे शायद ये फादर और सन थे ये दोनों, ठीक है। ये ब्रिग्स था, ये कैथरीन ब्रिग्स, और इसका बेटा है ये इसबल ब्रिग्स मेयर, शायद ऐसे था, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था। अब देखो इसने भी कुछ पर्सनैलिटी के बताए हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था वैसे इसने, और इसमें इसने 16 पर्सनैलिटी टाइप्स बताए हैं, और इन 16 की 4 करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। मेनली 4 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब वो 4 करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं कि एक्सट्रोवर्ट वर्सेज इंट्रोवर्ट, यानी कि कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, ये चीज़ चेक करना, ठीक है। सेंसिंग वर्सेज सेंसिंग वर्सेज इंट्यूटिव। सेंसिंग यानी कि वो सिस्टमेटिकली सारे काम कर रहा है, लॉजिक के साथ सोच रहा है, और इंट्यूटिव क्या होता है कि जैसे हम ये नहीं करते कि इंट्यूशन आ रहा है ऐसा, तो वो फीलिंग होती है एक तरीके से, नॉन सिस्टमेटिक होती है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही होगी, ठीक है। उसको बोलते हैं इंट्यूटिव, प्रनाउंस पता नहीं कैसे कर रही हूँ। उसके बाद है थिंकिंग वर्सेज फीलिंग, और या फिर एक है जजिंग वर्सेज परसीविंग। यानी कि ये 4 करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे किसी की पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट ये MBTI यानी कि मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर पर्सनैलिटी टेस्ट है ये। इसमें 16 टाइप्स की पर्सनैलिटी को 4 करेक्टरिस्टिक में डिवाइड किया गया है कि एक्सट्रोवर्ट वर्सेज इंट्रोवर्ट, सेंसिंग वर्सेज इंट्यूटिव, थिंकिंग वर्सेज फीलिंग और जजिंग वर्सेज परसीविंग। ऐसे कैसे आपको याद रखने हैं चारों, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरीज हमने कर ली। अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। देखो पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स यानी कि पर्सनैलिटी किससे अफेक्ट होती है, तो इन्वायरमेंट से होती है, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंट से होती है, हेरिडिटी से यानी कि हमें जो मिलती आ रही है हमारे पूर्वजों से उससे, फैमिली से, फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, सोसाइटी कैसी है सोशल इन्वायरमेंट से, और सिचुएशनल फैक्टर से। तो ये सारे फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट से भी होती है, हेरिडिटी से भी यानी कि हमारे पूर्वजों से आती है, और फैमिली से यानी कि अभी हमारी करंट वाली जो फैमिली है उसमें कैसा हम बिहेवियर है, कैसा उन लोगों का नेचर है वैसे, और सोसाइटी कैसी है, और सिचुएशनल फैक्टर से, ठीक है। उसके बाद है लोकस ऑफ कंट्रोल। देखो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि कोई पर्सन अपने ऊपर कंट्रोल किस चीज़ का समझता है, या तो वो खुद का कंट्रोल समझता है अपनी सारी एक्टिविटीज़ पे कि हम मेरे बस का सब कुछ। ऐसे कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो ये बोलते हैं कि हमारे बस का तो कुछ है नहीं, हम तो बस कर सकते हैं कोई भी काम। तो वो क्या होते हैं, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो ये समझते हैं कि उनका जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उनमें उनका खुद का कुछ कोई कंट्रोल नहीं है, ये सारा एक्सटर्नली कंट्रोल हो रही है चीज़ें, उनको दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाते कोई भी चीज़। और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि वो ये समझते हैं कि उसके खुद के कंट्रोल में है उसका सारा काम, वो चाहे तो उसको सही उस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकता है, चाहे तो वो गलत कर तरीके से करे, यानी कि उसके खुद के हाथ में होता है एक पर्सन ऐसे सोचे। तो ये बस बिलीव है ये कि कोई पर्सन कैसे सोचता है, तो इसको हम लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। आपको ये याद रखना है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में किस टाइप के पर्सन होंगे, जो ये सोचेंगे कि सारा उसके खुद के कंट्रोल में, उसके इंडिविजुअल का बिलीफ कि सारे इवेंट्स उसके खुद के कंट्रोल में है। अब जैसे देखो कोई पर्सन ये सोचेगा कि सारा उसके कंट्रोल में है, तो वो पर्सन हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, उसको मोटिवेट करना ईजी होता है, क्योंकि वो ये उसको मोटिवेशन होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे हाथ में तो है ही, तो मैं अच्छे से करूँगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो यानी कि वो मोटिवेटेड होते हैं ये पर्सन।
लेकिन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इनको ये है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो बस जो काम करना है वो करना ही है। अब अच्छा होगा या नहीं होगा रिजल्ट का हमें नहीं पता। तो वो लोग इतने जल्दी से मोटिवेट नहीं होते, वो बस उनको जब मजबूरी हो जाती है कि ये काम करना ही पड़ेगा वो तब काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई पर्सन इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। तो आपको ये इसका मीनिंग अच्छे से समझ लेना है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। अब देखो उसके बाद है हमारा एक ये पर्सनैलिटी का कंसेप्ट कि मैचवेनिलिज्म। मैचवेलिनिज्म ये क्या है, ये इसने दिया था निकोल मैचवेली ने, मैचिवेली पता नहीं क्या स्पेलिंग है, इसने दिया था। इसका ये क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लेवर मीन यूज करके, यानी कि कुछ भी यूज करके किसी को मैनिपुलेट करना पर्सन को। ठीक है, वो यानी कि बिल्कुल गलत चीज़ यूज करना, यानी कि एक तरीके से बहुत गलत है ये मैचवेनिलिज्म, कि हम किसी भी पर्सन से अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए उसको अपने क्लेवर मीन्स से हम उसको मैनिपुलेट करें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैचवेनलिज्म। इस बंदे ने दी थी ये बात कि हम ऐसे कर लेना चाहिए अगर हमें किसी भी पर्सन से कोई काम निकलवाना है तो। ठीक है, ये थी मैचवेनलिज्म। और इन्हीं को हम है ना डार्क ट्रेड बोलते हैं। डार्क ट्रेड ट्रेड ये डार्क ट्रेड, ये डार्क ट्रेड का मतलब ये है कि नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेड्स। ठीक है, इसमें एक तो यही आ गया मैचवेनलिज्म, दूसरा है इसमें नार्सिसिज्म, और तीसरा है ये साइकोपैथी। देखो ये नार्सिसिज्म, ये तो देख लिया आपने। मैचवेनलिज्म का मतलब है कि अपना निकलवाने के लिए, अपना खुद का काम निकलवाने के लिए किसी को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके निकलवाओ, तो वो हो गया मैचवेनलिज्म। उसके बाद ये नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का क्या मतलब है कि जब कोई बंदा खुद में ही ज़्यादा ईगोसेंट्रिक हो, खुद के बारे में बातें करे, सेल्फ इन्वॉल्व हो, ओवरली सेल्फ इन्वॉल्व हो, सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस दे सारी चीज़ों में। ठीक है, कि हाँ मैं तो ऐसे हूँ, हर चीज़ में अपनी ही चीज़ें अड़ाना। कि जैसे कोई डिस्कशन हो रहा हो वो उसमें ये बोले कि हाँ मैं तो हूँ ऐसा, अपनी खुद की जैसे तारीफ कर, नॉर्मल तारीफ करना ठीक है, लेकिन ओवर सेल्फ इन्वॉल्व हो जाए ना जब कोई, उसको नार्सिसिज्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, तो उसको हम नार्सिसिज्म बोलते हैं। और ये भी एक नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट है। उसके बाद है ये एक साइकोपैथी। देखो साइकोपैथी क्या होता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी का बुरा हो जाए इनके थ्रू तो भी वो मानते नहीं कि हाँ कि हमारी वजह से इनका बुरा हो गया, तो ये इनका बुरा हो गया तो हम इनके लिए कुछ कर दे चलो। तो वो यानी कि उनके अंदर कोई सिंपैथी नहीं होती, वे लोग साइकोपैथी होते हैं। यानी कि लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स और लैक ऑफ गिल्ट। जब उनके खुद के एक्शन की वजह से भी किसी और का नुकसान हो जाए तब भी उनके अंदर कोई गिल्ट की फीलिंग नहीं होती, तो उसको साइकोपैथी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे नेगेटिव पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, याद रखना। इनको डार्क ट्रिएड भी बोलते हैं। ट्राइड यानी कि 3 चीज़ों का मिक्सर, मैचवेनलिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी। उसके बाद है एक ये ब्रॉड लाइन। देखो ब्रॉड लाइन क्या है कि हैव लो सेल्फ एस्टीम, उसको ब्रॉड लाइन बोलते हैं। यानी कि जब किसी का लो सेल्फ एस्टीम हो, इनएफिशिएंट हो कोई भी बंदा, तो उसको ब्रॉड लाइन बोलते हैं। ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने ये लिख रखी थी अपने नोट्स में, तो मैंने सोचा आपके लिए रिवीजन का टाइम है यूजीसी नेट के बच्चों के लिए, तो आपको जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। मान लो कोई भी पॉइंट नया है जो बाई चांस पेपर में आ जाए तो आपके लिए यूजफुल होगा। उसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ऑब्सेसिव कंपल्सिव देखो क्या होता है, परफेक्शनिस्ट और सटर बोर्न मोटिवेटेड फॉर अचीवमेंट। यानी कि बिल्कुल जिद्दी टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव। यानी कि जिन लोगों को कोई भी काम मतलब ऑब्सेसिव रहते हैं, हमेशा परफेक्शन होना चाहिए बिल्कुल, कि हमारे काम में बिल्कुल परफेक्शन ही होना चाहिए। ये काम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करेंगे जब तक ये हमारा अचीवमेंट पूरा नहीं हो जाता। कुछ भी चीज़ हमारे मोटिव जो है, हमारा गोल जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट का मतलब है जो कि फील इनएडुकेट और हेट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं होता, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं क्रिटिसिज्म को, उनको अवॉइडेंट पर्सन टाइप के लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक ये सेल्फ मॉनिटरिंग। देखो सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब है कि एक पर्सनैलिटी ट्रेट that measure an individual's ability to adjust their behavior to external situation। तो उसको सेल्फ मॉनिटरिंग यानी कि एक पर्सन की खुद को वो की एबिलिटी कि वो कितने अच्छे से अपने बिहेवियर को एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, और इस सब चीज़ की एबिलिटी को मेज़र करना। क्योंकि देखो ये मॉनिटरिंग है एक तरीके से। मॉनिटरिंग यानी कि खुद की ही मॉनिटरिंग करके देख रहे हैं कि हम कितने अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग। हम अपने आप को मेज़र कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है एक सिचुएशनल स्ट्रेंथ थ्योरी।
मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, पर जब मैं बोल के बता रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये लिख रखा है। सिचुएशनल स्ट्रेंथ थ्योरी, देखो सिचुएशनल स्ट्रेंथ थ्योरी का मतलब है कि इसमें है ना, ये देखते हैं इस थ्योरी में कि सिचुएशन की स्ट्रेंथ कैसी है। और इसके लिए देखो ये चीज़ है, जैसे इसमें एग्जांपल कि जैसे कोई भी पर्सनैलिटी अगर हमें देखना है कि किसी की पर्सनैलिटी किस टाइप की है, तो उस टाइम पे उसकी सिचुएशन है ना बिल्कुल वीक होनी चाहिए। यानी कि कोई भी सिचुएशन का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी का इफेक्ट पड़ना चाहिए उसके बिहेवियर पे। मान लो कि किसी के साथ कोई सिचुएशन ही बुरी आ रही है, मान लो ठीक है, किसी के साथ बहुत बुरी सिचुएशन है, तो उस बुरी सिचुएशन में तो उस सिचुएशन ज़्यादा, सिचुएशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, और अब उसकी पर्सनैलिटी को हम उसमें जज नहीं कर सकते, क्योंकि बुरी सिचुएशन है तो वो, मान लो कोई भी पर्सन बुरी सिचुएशन में तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, तो हम उसमें उसकी पर्सनैलिटी को कैसे जज कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जब ये देखना हो कि पर्सनैलिटी का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पे सिचुएशन जो है ना वो वीक होनी चाहिए। अब चाहे मान लो बुरी सिचुएशन हो चाहे अच्छी सिचुएशन, अगर मान लो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है सिचुएशन में, अब बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होगी तो भी कोई भी पर्सन, हर कोई पर्सन एक सेम तरीके से ही रिएक्ट करेगा। बहुत अच्छी सिचुएशन में सारे खुश ही होंगे, पॉजिटिव ही रिएक्ट करेंगे, तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी का क्या रोल हुआ। पर्सनैलिटी के रोल को देखना है अगर बिहेवियर में, तो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि वीक होनी चाहिए सिचुएशन। वीक यहाँ पे उसका यही मतलब है कि नॉर्मल होनी चाहिए, सिचुएशन का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ रहा हो बिहेवियर के ऊपर। सिचुएशनल थ्योरी बस यही बोल रही है, ठीक है, कि किसी भी एक पर्सन की पर्सनैलिटी को उसके बिहेवियर के लिए प्रेडिक्ट करना है तो सिचुएशन जो है वो वीक होनी चाहिए। उसके बाद है ट्रेट एक्टिवेशन थ्योरी। देखो ट्रेट एक्टिवेशन थ्योरी क्या है कि प्रेडिक्ट दैट समवन सम सिचुएशन एक्टिवेट ए ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी देन अदर ट्रेट पर्सनैलिटी। यानी कि ये यही है कि ट्रेट एक्टिवेशन थ्योरी का मतलब है कि किसी सिचुएशन में कोई ट्रेट ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और किसी सिचुएशन में कोई सा ट्रेट ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वैसे ट्रेट एक्टिवेशन थ्योरी यही बोलती है कि किस टाइम पे कौन सा ट्रेट एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट हमने देखा ना कि बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं किसी भी पर्सन के, जैसे फिजिकल ट्रेट अलग हो गया, इमोशनल ट्रेट, तो बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, उनसे मिलके एक बंदे की एक पर्सनैलिटी बनती है। अब उस ट्रेट में से कभी कोई सा ट्रेट ज़्यादा एक्टिव होगा, कभी कोई सा होगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। वही कि पॉजिटिव सिचुएशन है तो कोई कौन सा ट्रेट ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, नेगेटिव सिचुएशन है तो कौन सा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो उसको वो ये बात हमारी ट्रेट एक्टिवेशन थ्योरी बताती है। एक यहाँ पे एक और टर्म है डोगमेटिज्म। देखो डोगमेटिज्म टाइप के पर्सनैलिटी के लोग कौन से होते हैं, जो बिल्कुल रिजिड होते हैं, ये रिगिड या रिजिड क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल रिजिड होते हैं, जो कि ओपन माइंडेड नहीं होते बिल्कुल भी, बिल्कुल जैसे वो नहीं होते कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं, जो अपनी पहले से जो चीज़ से सोचते हैं बस उन्हीं के ऊपर, रूढ़िवादी लोग जिनको हम बोलते हैं, वो डोगमेटिज्म होते हैं। यानी कि जो दूसरों का सजेशन बिल्कुल भी नहीं सुनते, नॉट लिसन सजेशन ऑफ सुबॉर्डिनेट, नोट इम्प्लीमेंट देयर आइडिया, सुबॉर्डिनेट्स के आइडिया को इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे, उनकी सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जो खुद से सोच रहे होते हैं ना बस वो वैसा ही करते हैं। ओपन माइंडेड नहीं होते, क्योंकि ओपन माइंडेड पर्सन होगा तो दूसरों की बात भी सुनेगा, तो ये ओपन माइंडेड नहीं होते, डोगमेटिज्म। ठीक है, ये थी कुछ पर्सनैलिटी के टाइप्स जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपके लिए यूजफुल हो रही होगी ये क्लास। अब नेक्स्ट जो है वो है परसेप्शन। हमारी पर्सनैलिटी खत्म हुई, परसेप्शन आ गई। देखो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन का मतलब है कि हम किसी भी स्टिमुलस से कुछ भी ड्रॉ करते हैं मीनिंग। स्टिमुलस यानी कि हमें कोई भी, जैसे मान लो इशारा, कुछ भी चीज़ मिली, चाहे वो कोई सामान है या कोई मैसेज है, वो स्टिमुलस हो सकता है। स्टिमुलस यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, जिसको देख के, जिसको परसीव करके हम कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस रिएक्शन को ही हम परसेप्शन बोलते हैं एक तरीके से, कि हम उससे क्या मीनिंग निकाल रहे हैं। कोई भी, जैसे मान लो कोई भी चीज़ दिखी हमें, जैसे कोई बस आती दिखी है, तो वो बस है, वो आती दिख रही है हमें, तो उससे हम क्या परसीव कर रहे हैं, वो हमारी परसेप्शन होगी। यानी कि कोई भी मीनिंग ड्रॉ करना, कोई भी चीज़ देख के, ठीक है, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं, मीनिंग ड्रॉ करना। बेसिकली ये बात याद रखना। अब देखो परसेप्शन की है ना एक एट्रीब्यूशन थ्योरी है, ठीक है। ये एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या बोलती है, इसमें है ना ये बोलती है कि हम किसी भी चीज़ को, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी भी बिहेवियर का कोज क्या है, कि उसका कारण क्या है। कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका कारण क्या है, उसको हम एट्रीब्यूशन बोलते हैं एक तरीके से। एट्रीब्यूशन थ्योरी यही बोलती है कि हम किसी भी चीज़ के बिहेवियर को कैसे हम बोलते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है कि इसने इस तरीके से बिहेव किया है, ठीक है। तो यानी कि किसी बिहेवियर का कारण क्या है वो समझना, वो किसके थ्रू समझा जाता है, एट्रीब्यूशन थ्योरी के थ्रू समझा जाता है। और कैसे समझते हैं, जैसे कि 3 तरीके होते हैं इसमें। एक तो है डिस्टिंक्टिवनेस, ये यहाँ पे बना हुआ भी है, जैसे मान लो, एक सेकेंड, देखो एक तो होता है ये डिस्टिंक्टिवनेस, एक है कंसिस्टेंसी और एक है कंसेशन।
कंसेंसस, कंसेंसस सॉरी। तो ये 3 चीज़ जो होती है, इसमें देखो डिस्टिंक्टिवनेस का क्या मतलब है? डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है कि पर्सन बिहेव करता है सिमिलरली इन डिफरेंट सिचुएशन। इन चीज़ों पे बहुत ध्यान से समझना, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो कि डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है कि एक ही पर्सन वो सेम ही तरीके का बिहेव कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में भी, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टिंक्टिवनेस। इसको आप एग्जांपल से समझ लो। मान लो कोई एक एक मशीन पे कोई काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉई, ठीक है। अब वो एम्प्लॉई उस मशीन पे काम कर रहा है और वो बार बार अलग अलग सिचुएशन में, यानी कि अलग अलग मशीन मान लो उसको दी गई और हर मशीन पे वो उसी तरीके से काम कर रहा है, तो यानी कि उसमें डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है, डिस्टिंक्टिवनेस की कमी है, यानी कि डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग सिचुएशन में भी बिल्कुल सेम वही तरीके का बिहेवियर कर रहा है। जैसे मान लो कि किसी ने, जैसे यही चीज़ देखो कि एक मशीन पे कोई काम कर रहा है और वो उसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ये बिहेवियर हो गया कि वो आउटपुट अच्छा नहीं लेके आ पा रहा है उस मशीन पे काम करते हुए। कोई एक ही मशीन थी मान लो, उस पे काम करते हुए वो आउटपुट अच्छा नहीं लेके आ रहा है। कोई भी ए एम्प्लॉय था, मान लो उस एम्प्लॉय का नाम ए है, जैसे अजय है मान लो नाम उस एम्प्लॉय का, तो वो अजय उस पे काम कर रहा है और उससे आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको कारण देना चाहते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है भाई, उस मशीन में कमी है या उस पर्सन में, यानी कि उस अजय में कमी है। तो किस चीज़ में कमी है ये, तो उस चीज़ के लिए ये एट्रीब्यूशन थ्योरी काम करती है। अब उसमें है ना, उन्होंने 3 चीज़ें दी। अब ये डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी और कंसेशन। देखो अब ये है कि अब मान लो कि वो अजय ही दूसरी मशीन पे भी काम कर रहा है, तब भी आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है। तीसरी मशीन पे उसने काम किया, तब भी अच्छा नहीं आ रहा है, यानी कि सिमिलर बिहेवियर शो हो रहा है। और वो सेम वही पर्सन अलग अलग सिचुएशन में सेम बिहेव कर रहा है, तो यानी कि डिस्टिंक्टिवनेस है वहाँ पे। तो अगर ये चीज़ है तो यानी कि उसकी खुद में ही कमी है ना कोई, कि अगर वो बार बार बिहेव कर रहा है, मतलब अलग अलग मशीन में भी वो ऐसी सेम टाइप का वो कर रहा है, तो यानी कि मशीन में एक तो कमी नहीं है, पर्सन में ही कमी है। ये चीज़ हो सकती है। एक है कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम अलग अलग टाइम पे वैसा ही बिहेव हो रहा है। ये था कि अलग अलग सिचुएशन में हमने मशीन ही बदल दी तो सिचुएशन ही बदल दी, यानी कि तो अलग अलग सिचुएशन में वो काम कर रहा है, तो यानी कि पर्सन में ही कमी होगी। वो इंटरनल कज हो गया, यानी कि इसमें यही चीज़ें दी जाती है कि इंटरनल कज है। इंटरनल कज यानी कि इंडिविजुअल की वजह से कारण है, इंडिविजुअल कारण है उस बिहेवियर का, या फिर सिचुएशन कारण है, ये देख रहे हैं हम। तो अब डिस्टिंक्टिवनेस में तो यानी कि ये हो गया कि अलग अलग सिचुएशन में एक ही पर्सन सेम तरीके से अगर रिपीट कर रहा है, तो यानी कि इंटरनल कारण हो सकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि उसी मशीन पे वो सुबह काम कर रहा है, दिन में काम कर रहा है, रात को काम कर रहा है, तो वो टाइम के हिसाब से अब उसमें देख रहे हैं। तो अगर वो से हर टाइम पे यही रिजल्ट आ रहा है, सुबह काम कर रहा है तब भी आउटपुट कम आ रहा है, दिन में कर रहा है तब भी कम आ रहा है, रात को कर रहा है तब भी कम आ रहा है, या आज कर रहा है कल कर रहा है परसों कर रहा है, इनकी टाइम चेंज करके देख रहे हैं हम, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से जब चीज़ें होती है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कि सेम बिहेवियर एट डिफरेंट टाइम्स। और एक होता है कंसेंसस। देखो कंसेंसस का मतलब है कि दूसरे लोग भी सेम सिचुएशन पे सेम बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंसेंसस। ये कंसेंसस याद रखना आप, ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा आ सकता है कि जब दूसरे लोग भी सेम बिहेवियर करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंसेंसस। और अब इन्हीं चीज़ों को देख के, अब जैसे मान लो कंसिस्टेंसी ज़्यादा थी उसमें कि वो बार बार हर टाइम पे उस एक ही मशीन पे वो सुबह काम कर रहा है तब अलग आ रहा है, मतलब तब भी वैसे ही कम आउटपुट आ रहा है, शाम को काम कर रहा है तब भी वैसे ही कम आउटपुट आ रहा है, तो यानी कि मशीन में कमी हो सकती है। और कंसेशन देखेंगे कि हम दूसरे लोग भी जब उसी मशीन पे काम कर रहे हैं तब भी आउटपुट कमी आ रहा है, तो यानी कि मशीन में कमी है ना। तो ऐसे टाइम पे यानी कि सिचुएशन में कमी हो गई, यानी कि एक्सटर्नल यहाँ पे कारण हो गया, ठीक है। कारण यहाँ पे एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल कारण की वजह से ऐसा बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल कोज हो गया। और इंटरनल कोज कब होगा, जब कोई खुद एक पर्सन अलग अलग सिचुएशन में भी बिल्कुल सेम ही बिहेवियर कर रहा है, यानी कि डिस्टिंक्टिवनेस जब ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस ज़्यादा है तो यानी कि वो पर्सन में कमी हो जाती है वहाँ पे इंटरनल, यानी कि दूसरे लोग जब कर रहे हैं, या फिर ये लगा लो कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं तब तो आउटपुट अच्छा आ रहा है, यानी कि सेम तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा जब दूसरे लोग उसी सेम सिचुएशन में काम कर रहे हैं उसी मशीन पे, तो वो कंसेशन हो गया। यानी कि कंसेशन कम है, यानी कि दूसरे लोग तो अलग अलग, मतलब दूसरे लोग जब काम कर रहे हैं तब तो आउटपुट अच्छा आ रहा है, तो यानी कि कंसेशन की कमी है वहाँ पे, यानी कि दूसरे लोग सेम बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो भी इंटरनल कज हो सकता है, यानी कि खुद उस एम्प्लॉय में ही वो कमी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए कि वो कारण जो है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये देखने के लिए ये 3 चीज़ें देखी जाती है इस एट्रीब्यूशन थ्योरी में। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ें, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी और कंसेशन। ये लाइन याद रखना, आप ये लाइन नोट भी कर लेना अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो, कि डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है कि
एक ही पर्सन सिमिलर बिहेव कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में। कंसिस्टेंसी का मतलब है सिमिलर बिहेव कर रहा है अलग अलग टाइम पे, और कंसेंसस का मतलब है कि दूसरे लोग भी सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कारण देना किसी भी चीज़ को, यानी कि एट्रीब्यूशन थ्योरी। अब देखो, जब एक हमारी इसी में एक ये थ्योरी आती है कि सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस कब होता है? जब देखो, मान लो सेल्फ सर्विंग बायस कब होता है कि जब है ना पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं ना, ऐसा हम नहीं देखते कि कोई भी चीज़ अच्छा हो जाए तो ये बोलते हैं कि मेरी वजह से अच्छा हुआ है, और अगर वो काम अच्छा ना हो तो ये बोल सिचुएशन के ऊपर टाल देते हैं कि ये सिचुएशन ही ऐसी थी इसलिए ही ये काम बुरा हो गया। तो यानी कि ऐसी टेंडेंसी जिसमें अगर फेवरेबल आउटकम आते हैं तो इंटरनल कज बताया जाता है, और अनफेवरेबल आउटकम आते हैं तो एक्सटर्नल कज, यानी कि खुद की सर्विंग पे लगे रहते हैं, यानी कि अपने हिसाब से बताना, कि सेल्फ सर्विंग बायस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अब प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। देखो, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में आपका क्या आएगा? परसीविंग स्टिमुलस कि स्टिमुलस को हम परसीव करेंगे सबसे पहले, कि देखेंगे कि कोई भी चीज़ हमें जो दिखाई जा रही होगी, तो सबसे पहले हम परसीव करेंगे कोई भी स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे उनमें से, अब रिसीव करेंगे, सॉरी परसीव नहीं, रिसीव है ये, रिसीव करेंगे। जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, जैसे बहुत टाइप के, जैसे मान लो हमें पेजेस दिए गए या कोई भी अलग अलग ड्राइंग्स दिखाई गई हमें, तो वो ड्राइंग क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। अब उनमें से हमने कुछ एक सेलेक्ट किया। ठीक है, उनमें से हमने जो अपनी मर्जी से, यानी कि हमें जो भी अच्छा लगा, हमारे जो पहले से बिलीव थे उनके अकॉर्डिंग हमने कुछ सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने वो सेलेक्ट किया, उससे हमने कुछ मीनिंग, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, यानी कि उनसे कुछ समझने की कोशिश की हमने। ठीक है, जैसे मान लो हमें अलग अलग ही, मान लो कार्डबोर्ड दे दिए, कोई भी आइटम दे दिया, या अलग अलग मान लो कोई भी हमें ऑडियो या वीडियो दिखाई गई अलग अलग टाइप की, वो भी स्टिमुलस हो सकता है, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप की कुछ चीज़ें दिखाई गई, हमने उसमें से कुछ सेलेक्ट की, फिर हमने उसके बेस पे कोई भी मीनिंग ड्रॉ करना शुरू किया, उसका परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वही बोलते हैं कि हम उनको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या मान लो हमें कोई भी अलग अलग एक ही मान लो कोई भी एक, जैसे मान लो कोई एक ड्राइंग बन रही थी, जैसे कोई गायें बन रही है मान लो। ठीक है, उस गाय बन रही है तो उसकी कहीं पे हमें कोई एक डंडा सा दिखा, जिससे हमें लगा कि ये उसकी पूंछ हो सकती है, ये उसकी टांग हो सकती है, तो हम उससे कुछ मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, यानी कि हम जब बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं कि हाँ से यही आकृति बन रही है एक तरीके की, ठीक है, ये इस एक काऊ की ड्राइंग ही बन रही है इससे, तो फिर वो हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, यानी कि उस चीज़ को, फिर उसको चेकिंग करते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में ये चीज़ें हो सकती हैं, फिर उसको उसके लिए रिएक्ट करते हैं कि हाँ ये यही बन गई। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होगी हमारी? पहले रिसीव करना स्टिमुलस, फिर सेलेक्ट करना, फिर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, फिर है हमारी इंटरप्रिटेशन, फिर चेकिंग, और फिर रिएक्टिंग। ठीक है, ये होता है परसेप्शन की प्रोसेस। एट्रीब्यूशन हमने देख ही लिया। एट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि असाइनिंग कज टू द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी के बिहेवियर को कज देना, कि क्या कारण हो सकता है इसके बिहेवियर के पीछे, इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, वो हमने देख ही लिया। डिस्टिंक्टिवनेस के बेस पे, कंसिस्टेंसी के बेस पे, और कंसेंसस के बेस पे। अब नेक्स्ट जो है वो है एक, देखो, डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म भी सिमिलर इसी टाइप का है, कि इसमें क्या करते हैं कि जो हमें, हमारे जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है ना हमारी, उनको जो कोई डिफेंड करेगा ना, उनको डिफेंड करने वाला स्टिमुलस होगा, हम उसको ही सिर्फ अपने पास रखेंगे। टेंडेंसी ऑफ पीपल टू डिफेंड देमसेल्फ व्हेन कन्फ्रंट विद कन्फ्लिक्टिंग स्टिमुलस, यानी कि कन्फ्लिक्टिंग स्टिमुलस के केस में, यानी कि खुद के जो ये नहीं होता कि खुद की जो पहले से बिलीफ थे उन्हीं को डिफेंड करने वाला हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, उनको इग्नोर करेंगे, या खुद के जिससे पहले वाला बिलीफ हो वो उससे डिफेंड हो रहा हो तो उनसे मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करें, उसको बोलते हैं। उसके बाद है ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी। ये भी वही है, उस टाइप का है कि यानी कि खुद की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने वाला बिहेवियर करना, लेकिन इसके मीनिंग जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा है, यही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोस्पेंसी। इसमें क्या होता है कि एक वन पर्सन्स एक्सपेक्टेशन और बिलीफ डिटरमाइन देयर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस एंड देयर बाय सर्विंग टू मेक देयर एक्सपेक्टेशन कम ट्रू। देखो, ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो, इसका मतलब ये है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोस्पेंसी का, कि हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम पहले ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये बिलीफ बनाते हैं। पीपल्स की एक्सपेक्टेशन जो उनके बिहेवियर को डिटरमाइन करती है, और वो ये एक्सपेक्टेशन है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम इस टाइप का बिहेव करेंगे, और फिर हम उन दूसरों की परसेप्शन को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए, हम
उस तरीके का बिहेवियर करते हैं जिससे वो हमारे बारे में गलत ना सोचें, ठीक है। यानी कि बिल्कुल फ्रीली कोई भी हम बिहेव नहीं शो करते किसी के भी सामने। हम पहले ये परसेप्शन लगाते कि दूसरा ये सोच रहा होगा कि मैं इसमें कैसे रिएक्ट करूंगा, तो मुझे अब ऐसे ही रिएक्ट करना है जिससे वो मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे। तो ऐसे वाली जो सिचुएशन होती है ना, उसको हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना। और कि जैसे वो पहले तो यानी कि एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि इस तरीके का अगला बंदा सोच रहा होगा, इसमें ये एक्सपेक्टेशन वर्ड, ये ऐसी वर्ड याद रखना। और उसके बाद है कि और सर्विंग देयर टू मेक देयर एक्सपेक्टेशन कम ट्रू, और वो जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि ये बंदा ऐसा ही सोच रहा होगा, उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना, ठीक है। उसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी। उसके बाद है नेक्स्ट है ये पोगेंड्रोफ इल्यूजन। देखो पोगेंड्रोफ इल्यूजन क्या है कि विजुअल इल्यूजन हो जाना। जब ये नहीं सोचते कि देख कि कुछ दिख रहा है, वो मतलब एक्चुअल में वो होता नहीं है वहाँ पे। ये नहीं बोलते कि इल्यूजन हो रहा है, कि वो दिख कोई चीज़ मान लो दिख ही नहीं थी, वो एकदम से ऐसे लगा कि ये चीज़ होगी वहाँ पे, तो उसको हम ये पोगेंड्रोफ इल्यूजन बोलते हैं। ये विजुअल इल्यूजन ही है, ठीक है। टिपिकल केस ऑफ विजुअल इल्यूजन अगर आ जाए कि ये वर्ड आ जाए, ये पोगेंड्रोफ, तो इसका मतलब यही होता है कि विजुअल इल्यूजन का है ये तरीके का। नेक्स्ट जो है वो है कि ये प्रोजेक्शन। अब देखो प्रोजेक्शन का मतलब है कि खुद के बिलीफ को दूसरों, खुद के जो बिलीफ थे, प्रोजेक्टिंग देयर ओन बिलीफ एंड टेंडेंसी टू मोटिवेट इनटू देयर जजमेंट ऑफ अदर्स। यानी कि खुद के जो बिलीफ थे उनके बेस पे ही दूसरों को जज किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये आपने उसमें जैसे एचआर में भी आपने पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन एरर होता है एक इंटरव्यूइंग एरर में, कि हम जब प्रोजेक्शन एरर क्या होता है कि जब जो इंटरव्यूअर होता है वो ये देखने लग जाता है कि इंटरव्यू में है ना, मेरे तरीके जो यानी कि जो मैं हूँ वैसा होना ही चाहिए वो पर्सन भी, ठीक है। यानी कि जो मुझे आता है वो इसको भी आना चाहिए, इंटरव्यू देने वाले को भी। तो वो उसको हम प्रोजेक्शन एरर, यानी कि खुद के बिलीफ, खुद की फीलिंग्स को दूसरे में भी जब एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और उसी के बेस पे दूसरे को जज करते हैं, तो उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक है ये एम्बीवैलेंस। देखो एम्बीवैलेंस यानी कि जिसमें मिक्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है, यानी कि कोई लोग एक्स्ट्रा, जैसे मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की सिचुएशन जब होती है उसको हम एम्बीवैलेंस बोलते हैं, ठीक है। एम्बीवर्ट वो होता है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों, यानी कि ना वो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट होता है जब कोई पर्सन, ना इंट्रोवर्ट होता है। तो एम्बीवर्ट होता है यानी कि मिक्स होता है, दोनों होती है। एम्बीवर्ट का यहाँ पे यही मतलब कि दोनों चीज़ें हैं। एम्बीवैलेंस का मतलब यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी फीलिंग, दोनों तरीके की फीलिंग है, तो उसको एम्बीवैलेंस बोलते हैं। एक है ये पैरानोइड परसेप्शन। देखो ये पैरानोइड परसेप्शन क्या होती है, व्हेन ए पर्सन परसेप्शन इज सो सेलेक्टिव दैट ही फाइंड लिटिल कॉमन ग्राउंड। यानी कि कोई पर्सन बिल्कुल ही सेलेक्टिवली परसीव करता है और उसको कॉमन ग्राउंड ही नहीं मिलता फिर कम्युनिकेशन का। जैसे ये नहीं होता कि कुछ लोग ज़्यादा ही सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि ये मेरे बारे में ऐसे सोचेंगे, तो यानी कि वो बहुत ही सेलेक्टिवली फिर वो सर्च करते हैं फिर अपने जिससे उनको बात करनी है, तो इसलिए उनको है ना कम्युनिकेशन का कॉमन ग्राउंड लगभग मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इनसिक्योर होते हैं ये अपने बिहेवियर के बारे में, इनफ्लेक्सिबल मैनर में बिहेव करते हैं, इनको पैरानोइड परसेप्शन बोलते हैं। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं, तो उसको यानी कि उनकी पैरानोइड परसेप्शन होती है कि हर बात में पहले बोलने से पहले बहुत सोचना, तो उसको पैरानोइड परसेप्शन बोलते हैं। एक है सेल्फ कंसेप्ट। देखो ये सेल्फ कंसेप्ट पहले भी आया था कि खुद की इवेलुएट करना चीज़ें, खुद की सेल्फ बिलीफ और सेल्फ इवेलुएशन, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। यानी कि इंडिविजुअल की खुद के बारे में उसके क्या कंसेप्ट है, खुद के बिलीफ कैसे हैं उसके, खुद को कैसे इवेलुएट करता है वो, यानी कि वो सेल्फ कंसेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ आइडेंटिटी थ्योरी। सेल्फ आइडेंटिटी थ्योरी ए थ्योरी स्टेटिंग दैट पीपल डिफाइन देमसेल्व्स बाय ग्रुप टू विच दे बिलोंग टू और इमोशनली अटैच्ड। यानी कि सेल्फ नहीं है, ये सोशल आइडेंटिटी है। सोशल आइडेंटिटी यानी कि अपने आप की आइडेंटिटी है ना, वो ग्रुप में ही अपने आप को शो करते हैं, अपने आप को उस ग्रुप का मेंबर दिखा के वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ठीक है। अपने आप को हमेशा उस ग्रुप का मेंबर दिखाते हैं कि मैं वहाँ से हूँ। जैसे कि कोई एरिया ज़्यादा फेमस है तो वो अपने आप को उसी एरिया के बारे में बताएंगे कि मैं वहाँ से हूँ या मैं उसका फॉलोवर हूँ, ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर के बारे में ऐसे बोल सकते हैं। तो उसको सोशल आइडेंटिटी यानी कि अपनी आइडेंटिटी को सोशल करके ज़्यादा दिखाते हैं कि किसी एक ग्रुप का, एक सोशल ग्रुप का दिखा के अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। एक है कन्फर्मेशन बायस। देखो कन्फर्मेशन बायस का क्या मतलब है कि अनकॉन्शियस टेंडेंसी ऑफ पीपल टू स्क्रीन आउट इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्ररी टू देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ। यानी कि अपने जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है ना, उनको कन्फर्म करने वाली चीज़ होगी ना, उसको तो रख लेंगे अपने पास ऐसी इन्फॉर्मेशन को, तो
और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो खुद के बिलीफ से अलग है उनको स्क्रीन आउट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें हमें सुननी पसंद है पहले से ही, जो हमारे बिलीफ जो हम पहले से सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगी कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, तो उसको तो हम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। और जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पहले से हम जो सोचते थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट होगी, तो उसको हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं, ऐसे बायस को, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ एफिकेसी। देखो सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि एक पर्सन की खुद की क्या खुद अपने बारे में क्या सोचता है कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसको सेल्फ एफिकेसी बोलते हैं, ठीक है। खुद एफिशिएंट है या नहीं उस काम को करने में, उसको सेल्फ एफिकेसी बोलते हैं। एक पर्सन के खुद के बिलीफ कि वो सक्सेसफुली किसी काम को कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको सेल्फ एफिकेसी बोलते हैं। एक है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम तो आपको पता ही है कि खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। लाइक रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फाइड विद देम सेल्व्स, खुद से जो सेटिस्फाई होते हैं सेल्फ एस्टीम, ये नहीं बोलते सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा उसमें, या सेल्फ एस्टीम होना चाहिए हमारे अंदर कि हमें खुद की जो फीलिंग्स है, खुद की बिलीव्स है, उनको रिस्पेक्ट देना, उनसे सेटिस्फाई रहना हमेशा कि हाँ सही है हम, ठीक है, उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। और सेल्फ एफिकेसी यानी कि हम हमारे अंदर वो काम करने की एफिशिएंसी है, इसको ये बिल्कुल है ना, आपको बिल्कुल सिमिलर सी टर्म लगेंगी। ये सेल्फ कंसेप्ट हो गया, सेल्फ एफिकेसी हो गया, सेल्फ इवेल्युएशन था, पीछे और भी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी हमने, तो लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंस है थोड़े थोड़े, और ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती है, तो बिल्कुल अच्छे से समझना है इनको। सेल्फ एफिकेसी यानी कि एफिशिएंसी टू डू ए वर्क, और सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना, खुद के बारे में सेटिस्फाई रहना अपने आप से, ठीक है, तो ये इसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। और सेल्फ कंसेप्ट यानी कि खुद को इवेलुएट करना, ठीक है, खुद के बारे में कि खुद के बिलीफ क्या है। देखो ये सेल्फ कंसेप्ट का मतलब इंडिविजुअल के सेल्फ बिलीफ और सेल्फ इवेलुएशन, ये सेल्फ कंसेप्ट था। अब एक चीज़ है, देखो यहाँ पे जोहारी विंडो। ये जोहारी विंडो क्या होती है, ये वैसे तो ये कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की भी एक सिचुएशन हो सकती है। इसमें क्या है, ये जोहारी विंडो ये इन्होंने दी थी जोसेफ और हैरी इनग्रैम ने, ये इन्हीं के नाम से है, जोसेफ से जो है और हैरी से ये हरी है, तो जोहारी, इसीलिए जोहारी है इसका नाम, जोहारी विंडो। इसमें क्या है कि इसमें यह है कि हमारा कुछ, जैसे हमारी पर्सनैलिटी का कुछ हिस्सा, पर्सनैलिटी ही लगा लो उसको, कि हमारा कुछ हिस्सा हमें पता है, दूसरों को नहीं पता। कुछ लोग, दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, उनको पता है, उनको दिख रहा है, लेकिन हम उसके बारे में अवेयर नहीं है कि हाँ मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है या मेरे अंदर ये चीज़ है, ठीक है। तो यानी कि कुछ ओपन एरिया खुद के लिए ओपन होता है, कुछ दूसरों के लिए ओपन होता है, कुछ हमारे खुद का ही हिडन होता है, हमें ही नहीं पता होता, और कुछ हम सिर्फ दूसरों से छिपाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एरिया होते हैं। तो देखो जैसे इसमें ये लिख भी रखा है कि जैसे ओपन एरिया तो यानी कि दूसरों को भी बिल्कुल अच्छे से पता है और हमें भी पता है अपने बारे में, तो वो ओपन एरिया हो गया। ब्लाइंड एरिया क्या होगा कि ब्लाइंड एरिया यानी कि हम खुद अंधे हैं, खुद को नहीं दिख रहा है लेकिन दूसरों को हमारी वो चीज़ दिख रही है, तो वो ब्लाइंड एरिया होगा। हिडन एरिया यानी कि हमने दूसरों से छुपा रखा है। डिस्क्लोजर टू अदर्स, ये यहाँ पे डिस्क्लोजर टू अदर है, ये फीडबैक फ्रॉम अदर्स है, तो यानी कि फीडबैक, ये फीडबैक इधर ज़्यादा होती जा रही है और ये इधर कम है, तो ये हिडन एरिया का मतलब है ना कि हमने दूसरों से छुपा रखा है वो चीज़ें, हिडन एरिया है। यहाँ पे फीडबैक कम है और यहाँ पे डिस्क्लोजर टू अदर्स ज़्यादा है, और खुद का मतलब आप सीधा सा ये समझ के चलो कि ओपन एरिया दोनों के लिए ओपन है, ब्लाइंड एरिया खुद के लिए ओपन नहीं है वो, लेकिन दूसरों के लिए है। और हिडन एरिया दूसरों को तो नहीं पता लेकिन हमें खुद को पता है उन चीज़ों के बारे में, हमने छुपा रखा है, हिडन कर रखा है उसको, ठीक है। और अननोन एरिया दोनों को ही नहीं पता उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जो ये जोहारी विंडो है, ये क्या बोलते हैं कि हमें है ना कम्युनिकेशन से, ओपन कम्युनिकेशन से, फीडबैक से इनको बढ़ाना है, इनको एनकरेज करना है, ताकि और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ये एक, जिससे जो ये ब्लाइंड एरिया, अननोन एरिया और जो हिडन एरिया है ना, ये तीनों टाइप के एरिया, इनको हम ओपन एरिया में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो हमें इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से मतलब अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसा कम्युनिकेशन बना के रखना है, ताकि ये ब्लाइंड एरिया ना रहे, कुछ भी अननोन एरिया ना रहे, हिडन एरिया ना रहे, ठीक है। आप ये नाम याद रखना कि इसमें कौन कौन से हैं, ओपन एरिया है, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया, अननोन एरिया। किसने दिया, जोसेफ और हैरी ने, और इसको हम बोलते हैं जोहारी विंडो। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मॉडल है जो कि एनकरेज करता है, डिस्क्लोजर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फीडबैक मिलनी चाहिए हमें दूसरों से, ठीक है। क्योंकि दूसरों से फीडबैक मिलेगी तो हमें खुद के बारे में जानने को मिलेगा कि दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, तो ये ब्लाइंड एरिया दूर हो जाएगा। और जब हम खुद डिस्क्लोज करेंगे तो ये हिडन एरिया दूर हो जाएगा, और दोनों ही दूर हो जाएंगे तो अननोन एरिया अपने आप दूर हो जाएगा, सब ओपन एरिया बन जाएगा, ठीक है। अब हमारी आ जाती है लर्निंग। लर्निंग क्या है, देखो लर्निंग का मतलब कि कोई भी पर्सन क्या सीख रहा है, और ये परमानेंट चेंज है एक बिहेवियर में,
ये वर्ड याद रखना, परमानेंट चेंज इन ए बिहेवियर दैट पोटेंशियली रिजल्ट फ्रॉम री एनफोर्स प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक्सपीरियंस से या री एनफोर्समेंट प्रैक्टिसेस। री एनफोर्समेंट क्या होता है कि किसी एक चीज़, कोई जैसे कोई रिस्पॉन्स आया, उसके बदले में उस रिस्पॉन्स को देख के हमने उस रिजल्ट को देख के किस तरीके से बिहेव किया, तो उसको री एनफोर्समेंट बोलते हैं। तो यानी कि वो री एनफोर्समेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि बार बार प्रैक्टिस की, हमें बार बार अच्छा रिजल्ट मिला और अच्छा लेने के लिए और प्रैक्टिस की, उससे हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। और ये ऐसा सीखना जो परमानेंट चेंज कर दे हमारे बिहेवियर को, उसको हम बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, यानी कि परमानेंट चेंज इन ए बिहेवियर। अब देखो, नॉलेज होती है, दो टाइप से डिवाइड किया जाता है नॉलेज को, क्या कि एक तो एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक होती है इम्प्लाइड नॉलेज या टैसिट नॉलेज भी बोलते हैं इसको, टैकिट नॉलेज, टैसिट बोलेंगे। एक्सप्लिसिट नॉलेज देखो क्या होगी कि जो हम कम्युनिकेट करके एक्सप्लिसिटली बता देते हैं, जिसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं दूसरों को, तो वो होगी एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, इज ऑर्गेनाइज्ड और कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, वो होगी। और ये स्मॉल पोर्शन होता है ये बहुत किसी की नॉलेज का, क्योंकि हम बता बहुत कम पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये इम्प्लाइड नॉलेज होती है, यानी कि वो चीज़ें जो हमें पता तो है बहुत कुछ, लेकिन हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी कि वो इम्प्लाइड नॉलेज है हमारी। ठीक है, जिसको हम दूसरों को बता नहीं पाते, कैन नॉट टेल टू अनदर वन, पर हमें पता होता है उन सब चीज़ों का, तो उसको हम इम्प्लाइड नॉलेज बोलते हैं। और एक्सप्लिसिट नॉलेज जिसको हम कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरों को। ठीक है, जैसे ये नहीं तक कि एक्सपीरियंस है कोई चीज़ का, तो एक्सपीरियंस है ना, वो हम किसी को बोल के कुछ चीज़ें तो बता सकते हैं उसकी, कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम वो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज उनको दे पाते हैं, और जो उनको नॉलेज दे पाते हैं उसको हम एक्सप्लिसिट नॉलेज बोलते हैं। लेकिन उस एक्सपीरियंस से हमारे अंदर बहुत सारी नॉलेज आई है जो हम इतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते दूसरों को, तो वो आई है जो वो नॉलेज एक्सपीरियंस है, उसको हम इम्प्लाइड नॉलेज बोलते हैं, खुद के अंदर जो आई है। ठीक है, जो लर्निंग है उसकी प्रोसेस देखो, लर्निंग की प्रोसेस है कि सबसे पहले रेडीनेस, फिर एक्सरसाइज, की रेडीनेस होगी, किसी किसी काम को करने के लिए रेडी होगा वो बंदा, फिर वो एक्सरसाइज करेगा उसको बार बार, फिर उससे अफेक्ट होगा, यानी कि इमोशनल रिएक्शन होंगे कुछ, फिर उसके बाद प्राइमेसी का मतलब है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना वो परमानेंट रह जाएगा, जो प्राइमरी इंप्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा उसका। और उसके बाद है इंटेंसिटी का मतलब है कि जो इंटेंसिटी का यहाँ पे मतलब है कि जो रियल जो चीज़ें होती है ना, रियल जो एक्सपीरियंस जो वो करके देखता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये बोलते हैं। और उसके बाद है रिनेंसी, यानी कि रिसेंट जो लर्निंग जो बिल्कुल रिसेंटली सीखी गई है उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो ये प्रोसेस है ना, ये तो फिर भी यहाँ यहीं तक है। रेडीनेस यानी कि किसी काम को करने के लिए वो रेडी हुआ, फिर एक्सरसाइज किया, उसने अफेक्ट हुआ उस चीज़ का। ठीक है, और इनमें अब ये 3 टाइप की नॉलेज का ज़्यादा इफेक्ट है। एक तो प्राइमेसी यानी कि जो सबसे पहले दी गई उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्राइमेसी ये बोलता है। इंटेंसिटी ये बोलता है कि जो रियल जो नॉलेज होती है ना, रियल थिंग से जो चीज़ें मिलती है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। और रिसेंसी यानी कि रिसेंट में जो नॉलेज मिली है वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। ये है प्रोसेस हमारी लर्निंग की। अब लर्निंग की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। देखो, लर्निंग की थ्योरीज में सबसे पहले है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो डॉग वाली थ्योरी होती थी, जो डॉग का सलाइवा गिरता है वो बेल बजाते हैं, तो वो वाली थ्योरी है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पेवलोव ने दी थी। ये पैसिव है, एक तरीके से पैसिव नेचर की थ्योरी है ये। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, पैसिव नेचर की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। इवान पेवलोव ने दी थी, जिसमें ये डॉग का सलाइवा गिरता है ये वाली। और ये पेवलोव ये रसिया से थे। कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये कहाँ के थे, तो ये रसिया के थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि कंडीशनल स्टिमुलस देने से कंडीशनल रिस्पॉन्स मिलता है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग ही थ्योरी है, क्योंकि देखो इसमें इन्होंने क्या किया था कि कंडीशनल स्टिमुलस दिया था, जो बेल बजा के दिया था, तो वो कंडीशनल रिस्पॉन्स जब दिया तो कंडीशनल स्टिमुलस जब दिया, यानी कि बेल बजाई, कंडीशनल बजाई थी ना वो, देखो जो रोटी डाली थी या जो मीट डाला था वो तो अनकंडीशनल था। ठीक है, उसके ऊपर कोई कंडीशनल नहीं था, वो तो नॉर्मल चीज़ थी कि उन्होंने मीट डाला, मीट को देख के डॉग की सलाइवा आया। ठीक है, लेकिन जब बेल भी बजाई उसके साथ, यानी कि वो कंडीशनली की थी वो चीज़, जानबूझ के वो बेल बजाई थी, तो वो कंडीशनल स्टिमुलस दिया था। और कंडीशनल स्टिमुलस बार बार देने से कंडीशनल रिस्पॉन्स मिलने लग गया, यानी कि जब उन्होंने मीट नहीं भी दिखाया और तो भी सिर्फ बेल बजाई तो भी सलाइवा आने लग गया था, तो यानी कि वो कंडीशनल स्टिमुलस की वजह से कंडीशनल रिस्पॉन्स मिला। तो ये बात कौन बोलते हैं, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं लर्निंग की, यानी कि जब हम किसी को कंडीशनल स्टिमुलस देते हैं तो हमें कंडीशनल रिस्पॉन्स मिलेगा, और इसी तरीके से किसी को भी कुछ भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, ये बात बोली है इवान पावलोव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। उसके बाद है ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखो, ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जो ये स्किनर ने दी थी,
इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी, और इसी को हम रिस्पॉन्स थ्योरी सॉरी रीएनफोर्समेंट थ्योरी भी बोलते हैं। रीएनफोर्समेंट थ्योरी है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि एक कोई भी पर्सन बिहेव करेगा, उससे कुछ कंसिक्वेंसीज होंगी, और उस कंसिक्वेंसीज जैसे भी होगी उसके बिहेवियर की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आगे से उसको रिपीट करेगा या नहीं करेगा। मान लो किसी भी इंडिविजुअल ने, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई ही है, अब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय ने मान लो बहुत अच्छी मेहनत की, उसने आउटपुट ज़्यादा दिया, ठीक है। अब उसने आउटपुट ज़्यादा दिया तो उससे क्या कंसिक्वेंसेज हुई उसके आउटपुट ज़्यादा देने से हमने उसको रिवार्ड दिया या उसको पनिशमेंट दी। तो अगर उसको रिवार्ड मिला है तो उसकी कंसिक्वेंसेज अच्छी हुई, तो वो रिपीट करेगा उस बिहेवियर को, या फिर वो नहीं करेगा। अगर उसको रिवार्ड नहीं मिला तो वो ये सोचेगा कि उसने ऐसे इतनी मेहनत की, इतना अच्छा काम किया, उसको कुछ मिला तो है ही नहीं, यानी कि कुछ कंसिक्वेंसेज तो उसकी जो एक्सपेक्टेड थी वो तो हुई नहीं, तो यानी कि फिर उसको वो बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा। तो बिहेवियर का रिपीटेशन हमारी कंसिक्वेंसेज के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसको हम बोल सकते हैं रीएनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है फेवरेबल रिस्पॉन्स, यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स मिला जो हमारे लिए फेवरेबल, हम जो पहले से सोच रहे थे वैसा ही, उसको हम रीएनफोर्समेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी बिहेवियर हुआ, उसमें हमने स्टिमुलस दिया, रीएनफोर्समेंट यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही मिला वो स्टिमुलस उसको, और उससे फिर जो है वो रिपीट होगा बिहेवियर। ये चीज़ याद रखना बस, ये भी सिंपल यही है, बिहेवियर और उससे कंसिक्वेंसीज, या कंसिक्वेंसीज की जगह पर रीएनफोर्समेंट भी यूज कर सकते हैं, और फिर उससे रिपीट हुआ बिहेवियर, ठीक है। ये है हमारी ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और ये दी थी स्किनर ने। उसके बाद है हमारी कोग्निटिव थ्योरी। कोग्निटिव थ्योरी हमारे टोलमैन ने दी थी। वैसे अलग अलग बुक्स में कई अलग अलग नाम मिल जाते हैं आपको, लेकिन मैंने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा, वहाँ पे टोलमैन ही इसका उत्तर दिया गया है कोग्निटिव थ्योरी का। तो ये कोग्निटिव थ्योरी हमें टोलमैन ने दी थी, कोग्निटिव थ्योरी। इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन है ना, बिल्कुल सोच समझ के, देखो मैंने पीछे भी आया था हमारे ये अफेक्टिव और कोग्निटिव। कोग्निटिव का मतलब था लॉजिकली सोचना, और अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशनली सोचना कोई भी चीज़। तो कोग्निटिव थ्योरी यानी कि लॉजिकली सोचना, तो यानी कि ये बोलता है कि कोई भी पर्सन है ना, बिल्कुल कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि उसको क्या चीज़ें मतलब सीखनी है, क्या चीज़ें कैसा उसका बिहेवियर होगा, वो बिल्कुल कॉन्शियस होता है उन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि बहुत अच्छे से एनालाइज करता है। अज्यूम दैट पीपल डिसाइड देयर बिहेवियर वेरी कॉन्शियसली एंड इट इज़ बेस्ड ऑन देयर प्रायर लर्निंग। जो वो पहले से सीख रहे होते हैं ना, उसके बेस पे वो कोई बिहेवियर करते हैं, ऐसे ही बिहेव नहीं करते, वो बहुत सोच समझ के करते हैं, ठीक है। ये कोग्निटिव थ्योरी ने बोला था। इसमें एट्रीब्यूशन और लोकस ऑफ कंट्रोल जो है ना हमारा, वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। एट्रीब्यूशन की थ्योरी कोग्निटिव के ऊपर ही बेस्ड है, और जो हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आ जाए ऐसा कि एट्रीब्यूशन और लोकस ऑफ कंट्रोल कौन सी लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, तो वो कोग्निटिव के ऊपर बेस्ड है। और एक और चीज़, जो क्लासरूम लर्निंग होती है ना हमारी, क्लासरूम लर्निंग सॉरी, तो वो भी हमारी कोग्निटिव थ्योरी, कोग्निटिव लर्निंग ही होती है वो हमारी, ठीक है। क्लासरूम लर्निंग जो होती है वो कोग्निटिव लर्निंग होती है, यानी कि बहुत सोच समझ के ही वहाँ पे भी कोई चीज़ की जाती है, ऐसे ही नहीं होती कोई भी चीज़, ठीक है। तो वो कोग्निटिव थ्योरी यानी कि कहाँ पे अप्लाई होती है, हमारी क्लासरूम लर्निंग्स में होती है। ये आपके आ सकता है एग्जाम में, के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग से भी रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, हमारे पीछे भी आई थी जब हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, पर्सनैलिटी की थ्योरीज, वहाँ पे भी आई थी कि सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सोसाइटी के सोशल फैक्टर से सीखता है कोई भी बंदा, अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से, उनसे सीखता है कोई भी बंदा, उसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये एल्बर्ट बंडूरा ने हमें दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, और इसी को हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये नाम याद रखना इनके, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करके सीखते हैं दूसरों को, अपने आसपास के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को, यानी कि ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोलते हैं इसको। और इसी को हम विकेरियस लर्निंग, ये जो है ना ये वर्ड विकेरियस लर्निंग, इसी को बोलते हैं हम, सोशल लर्निंग को ही विकेरियस लर्निंग भी बोलते हैं। अब ये तो हो गई हमारी लर्निंग की थ्योरी। उसके बाद है हमारी ये सोशल लर्निंग की एक बार ये प्रोसेस भी दे रखी है, ये भी देख लो, ये प्रोसेस है यहाँ पे, कि पहले अटेंशन होगी, फिर रिटेंशन होगा, फिर मोटरिक रिप्रोडक्शन होगा, और फिर रीएनफोर्समेंट होगा। यानी कि सोशल लर्निंग कैसे होगी कि कोई अटेंशन लेंगे हम, किसी कोई भी बिहेव कर रहा है, मान लो कोई भी ऑब्जर्व किया हमने, उसके लिए अटेंशन दी, फिर उसको रिटेन किया, रिटेंशन किया, फिर मोटरिक रिप्रोडक्शन। मोटरिक रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हमारे अंदर हम सोचेंगे कि उससे सीखेंगे कुछ, वो मेंटली जो हो रहा है मोटरिक रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं। और फिर उससे रीएनफोर्समेंट, यानी कि फिर उसके बाद हम फिर से उस बिहेवियर को उसी तरीके से करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, वो रीएनफोर्समेंट होगा, ठीक है। सोशल लर्निंग की प्रोसेस है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है ये टर्म्स, कि रिप्रोडक्शन, अटेंशन, रिटेंशन, मोटरिक रिप्रोडक्शन, और ये रीएनफोर्समेंट होती है सोशल लर्निंग की प्रोसेस, ठीक है। अब देखो लर्निंग स्टाइल्स
है, ये डेविड कोब ने दिए थे हमें लर्निंग स्टाइल्स। जैसे हम आपने एक जोहन होलैंड की पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी जो देखी थी, पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी, इनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की हो उसके अकॉर्डिंग जॉब से फिट बैठाना उसको, ठीक है। उन्होंने 6 टाइप की पर्सनैलिटी दी थी। वैसे ही ये डेविड कोब का लर्निंग स्टाइल है। इन्होंने दिया है अकोमोडेटर, डाइवर्जर, कन्वर्जर और एसिमुलेटर। इन्होंने ये यही बोला है कि अकोमोडेटर टाइप के लोग हैं तो वो एक्शन ओरिएंटेड करियर को अपनाना चाहते हैं, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड करियर को, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, उसमें जाएंगे अकोमोडेटर वाले। और ये लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, ये यहाँ पे बना भी रखा है मैंने। जैसे कि सीखे किससे गए वो, फीलिंग से, डूइंग से, ऑब्जर्विंग से, थिंकिंग से। ये यानी कि लर्निंग कहाँ से हो रही है उससे उनका बिहेवियर बनेगा अकोमोडेटर, डाइवर्जर या कन्वर्जर या फिर एसिमुलेटर। और इनके ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप के करियर को चूज करेंगे, ठीक है। ये ऐसे दिया था, डेविड कोब ने दिया था। ये 4 चीज़ें याद रखना कि डेविड कोब ने 4 चीज़ें दी हैं, अकोमोडेटर, डाइवर्जर, कन्वर्जर और एसिमुलेटर। अकोमोडेटर जो यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, उनको मार्केटिंग और पॉलिटिक्स में जाना पसंद होता है। डाइवर्जर जो होते हैं वो इमेजिनेटिव और सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो डाइवर्जर जो होते हैं ना वो इमेजिनेटिव टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि देखो डाइवर्जर यहाँ पे ये भी देखते रहो साथ के साथ, डाइवर्जर है ना वो फीलिंग और ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ठीक है। तो उनको इमेजिनेटिव टाइप के लोग होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, दूसरों को फील करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, थिंक नहीं करते, वो फील करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, डाइवर्जर। तो ऐसे लोग आर्ट्स और सर्विस सेक्टर को चूज करते हैं, डाइवर्जर टाइप के लोग। उसके बाद है कन्वर्जर। कन्वर्जर क्या होते हैं कि ये कन्वर्जर यहाँ है जो डूइंग और थिंकिंग से सीखते हैं, वो कन्वर्जर होते हैं। ये साइंटिफिक फील्ड, आईटी और मैनेजमेंट ऐसे फील्ड को चूज करते हैं कन्वर्जर। उसके बाद है एसिमुलेटर। एसिमुलेटर क्या होते हैं, जो ये ऑब्जर्विंग और थिंकिंग करते हैं, एसिमुलेटर। ये एजुकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस ऐसी वाली जो चीज़ें हैं वो यूज करते हैं, मतलब ऐसे करियर अडप्ट करते हैं एसिमुलेटर, जो ऑब्जर्विंग और थिंकिंग से सीखते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा डिटेल में अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रख लेना कि क्या क्या थी डेविड कोब में। अकोमोडेटर है, डाइवर्जर है, कन्वर्जर है और एसिमुलेटर है, ठीक है। अगर हो सके तो थोड़ा सा याद रख लेना कि फीलिंग और डूइंग से सीखते हैं, क्योंकि आपके नेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो फिर डीप में ही आएगा नेट में। तो और किसी एग्जाम में सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि डेविड कोब ने कितने दिए थे, कौन कौन से दिए थे, अकोमोडेटर था, डाइवर्जर था, कन्वर्जर था, एसिमुलेटर था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम ग्रुप डायनामिक्स पे, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसका ओबी का। देखो ग्रुप डायनामिक क्या है कि ग्रुप के अंदर कोई भी पर्सन कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल नेचर ऑफ ए ग्रुप, और ग्रुप जो कि ग्रुप के पर्सन्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, ग्रुप के लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको हम ग्रुप डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रुप डायनामिक में वे सारी फीचर्स आ जाते हैं, जैसे ग्रुप थिंक, ग्रुप कोहेसिवनेस, यहाँ पे मैंने ये छोटा छोटा लिख रखा है, ग्रुप थिंक, ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप का स्टेटस क्या है, ग्रुप का रोल क्या है, ग्रुप की लीडरशिप कैसी है, ये सारी चीज़ें हमारी ग्रुप डायनेमिक में इंक्लूड होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है ग्रुप डेवलपमेंट की आपकी प्रोसेस, की ग्रुप डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है। ये एग्जाम, ये इतनी बार रिपीट होता है नेट के पेपर में ये क्वेश्चन कि ग्रुप डेवलपमेंट की प्रोसेस। सबसे पहले तो देखो दी किसने थी, ब्रूस टुकमैन ने दी थी, ब्रूस टुकमैन ने दी थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसकी सॉरी ग्रुप डेवलपमेंट की प्रोसेस हमारी ब्रूस टुकमैन ने दी थी। और इन्होंने क्या बोला है, फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग, ये हमारी ग्रुप डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। यानी कि सबसे पहले फॉर्म होता है कोई भी ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे वो अवेयरनेस और कमिटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि फॉर्मिंग में अब एक दूसरे के बारे में इतना अवेयर नहीं होते, वो अवेयरनेस की ज़रूरत होती है वहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। तो फॉर्मिंग यानी कि एक दूसरे को इतना जानते नहीं है। स्टॉर्मिंग में फिर वो एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। अब जानने लगेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होगा, मैच नहीं करेगा उन दोनों की थिंकिंग, मतलब आपस में थिंकिंग मैच नहीं करेगी तो फिर झगड़ा होगा, स्टॉर्मिंग होगा। यानी कि तो सबसे पहले ग्रुप्स बनेंगे, फॉर्मिंग होगा जहाँ पे एक दूसरे को इतना जानते नहीं है, फिर जानने लग जाएंगे तब झगड़ा होगा, स्टॉर्मिंग होगा। फिर है नॉर्मिंग। अब झगड़ा हुआ तो अब झगड़े को सुलझाने के लिए कुछ नॉर्म्स बनेंगे, तो उनमें कोऑपरेशन और सपोर्ट और डेवलपमेंट, ये कोऑपरेशन डेवलप होगा, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के लिए, तो नॉर्म्स डेवलप होंगे एक तरीके से, ठीक है। तो वो नॉर्मिंग हो गया। फिर उसके बाद है परफॉर्मिंग। अब नॉर्म्स डेवलप हो गए ग्रुप के, उसके बाद परफॉर्म करेंगे, वो अपना काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी, अचीवमेंट, प्राइड, ये सारी फीलिंग्स यहाँ पे आएंगी, यानी कि वो परफॉर्म करेंगे अपना काम। उसके बाद अडजर्निंग आ जाएगा। अडजर्निंग का मतलब है कि खत्म, अब यानी कि अब उनका ग्रुप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये याद रखना, फॉर्मिंग सबसे पहले फॉर्म हुए, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, स्टॉर्मिंग हुई, उसके बाद है नॉर्मिंग हुआ कि लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए नॉर्म्स बनाए गए, उसके बाद उन्होंने काम किया, परफॉर्म किया, उसके बाद एडजर्न हो गया, ठीक है। तो ये हमारी ग्रुप डेवलपमेंट की प्रोसेस किसने दी थी, ब्रूस टुकमैन ने दी थी।
अब है एक ग्रुप पोलराइजेशन। देखो ग्रुप पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है कि इसमें ना ये पोलराइजेशन आपने बहुत सारा उसमें भी पॉलिटिक्स में भी सुना होगा कि पोलराइजेशन कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति, ऐसे वर्ड सुने होंगे ना आपने। तो वो ये क्या है ग्रुप पोलराइजेशन, इसमें ऐसे ही करते हैं कि दो एक्सट्रीम पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है चीज़ें, कि एक तो बिल्कुल सही है, एक ऐसे लोग जो बिल्कुल गलत हम ये मानने लग जाते हैं। तो यानी कि इसमें ये होता है कि हमारे ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग हैं ना सिर्फ, वो तो बहुत सही हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली सही हैं वो, और जो हमसे अलग है वो बिल्कुल एक्सट्रीमली गलत हैं, ठीक है। वो ध्रुवीकरण उसको इसीलिए बोलते हैं कि एक उस ध्रुव पे चला जाता है, एक उस ध्रुव पे चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे मान लो एक इस ध्रुव पे ये लोग तो बहुत बुरे हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये मान लो ये हमारे ग्रुप के अंदर है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये बहुत ज़्यादा बुरे हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्रुप पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी कि जब वो ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि जो सिर्फ हमारे ग्रुप को सपोर्ट करेंगे वो तो बहुत अच्छे, सिर्फ हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, जो ग्रुप के खिलाफ कुछ भी बात बोल दे वो बहुत बुरा है, तो वो उसको बुरा बोल देंगे। तो उसको हम ग्रुप पोलराइजेशन बोलते हैं। एक है ग्रुप थिंक। देखो ग्रुप थिंक क्या होता है, ये इसने दिया था, इरविंग जेविन ने ये टर्म दी थी ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक क्या होता है कि लोग है ना ऐसे जो आपस में ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको ग्रुप में कोई भी बात होती है तो उसको बहुत ही सही मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ग्रुप की जो फीलिंग्स है, ग्रुप की जो भी थिंकिंग है उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर क्रिटिसाइज करता है उस चीज़ को, क्रिटिसाइज करने वाले को बिल्कुल भी नहीं मानते फिर वो, ठीक है। तो ये ग्रुप थिंक वाली चीज़ है। और ये इसमें ये भी है कि क्रिटिसाइज करने वाले की फिर सुनी ही नहीं जाती। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास नए आइडियाज़ नहीं आ पाते, हम उस एक ही ग्रुप के लोग जो भी बोल रहे हैं बस उन्हीं को सही मान के चल पड़ते हैं, ठीक है। क्रिटिकली इवेलुएट करने की फिर उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिक्स सुनना ही नहीं चाहते। तो ये ग्रुप थिंक हो जाता है। माइंड गार्डिंग। देखो माइंड गार्डिंग क्या है कि when member of a group keep outsiders away and try to protect group from hearing disturbing ideas, ये ग्रुप थिंक की वजह से ही फिर माइंड गार्डिंग होता है। क्योंकि ग्रुप थिंक में क्या हुआ कि खुद की जो थिंकिंग थी बस उसको ज़्यादा रखना हमें, ठीक है। और दूसरे जो ओपिनियन दे रहे हैं उससे फिर हम हमारे माइंड को गार्ड कर लेते हैं, कि हम ग्रुप थिंक से ही हमारे माइंड को गार्ड कर लेते हैं कि नहीं हम दूसरों के आइडिया सुनेंगे ही नहीं, हम क्यों सुने उनकी, हम सिर्फ हमारे ग्रुप की सुनेंगे। तो इसलिए ग्रुप थिंक की वजह से माइंड गार्डिंग होता है, कि हम माइंड को गार्ड कर लेते हैं कि हम दूसरों की नहीं सुनते। डिस्टर्बिंग आइडिया, जिससे हमें ये लगे कि जो पहले हमारी बिलीफ है उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो डिस्टर्बिंग आइडियाज जो होते हैं उनको हम सुनते ही नहीं, उससे हम हमारे ग्रुप को प्रोटेक्ट रखते हैं। नेक्स्ट अब देखो इसकी है ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरीज हैं, कि ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं। वो तो थी प्रोसेस थी जो कि इस ब्रूस टुकमैन ने दी थी। अब है कि ग्रुप फॉर्म कैसे होते हैं, इसकी अलग अलग थ्योरी है। जैसे एक है प्रोपिक्वेंटी थ्योरी, ये की बोलता है प्रोपिक्वेंटी थ्योरी, ये प्रोपिनक्विटी थ्योरी, ये बोलते हैं कि पास आने से, प्रॉक्सिमिटी थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको, कि अगर लोग पास में काम करेंगे तो वो एक ग्रुप बन जाएगा उनका, तो नियरनेस थ्योरी ये होगी। एक है एक्टिविटी इंटरेक्शन और सेंटीमेंट थ्योरी, ये जॉर्ज होमस ने दी थी। इन्होंने ये बोला कि पहले एक्टिविटी होगी, कोई भी काम करेंगे, वो काम करेंगे तो आपस में मिलकर उनमें इंटरेक्शन होगा तो जब वे उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग मैच होगी और उसके अकॉर्डिंग उनका ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी इंटरेक्शन सेंटीमेंट थ्योरी जॉर्ज होमस ने दी थी। बैलेंस थ्योरी ये थियोडर न्यूकोम्ब ने दी थी, बैलेंस थ्योरी। इसमें ये था कि पर्सन जो है ना वो अपने एटीट्यूड को, कॉमन एटीट्यूड ऑफ ए पीपल बैलेंस देयर इंडिविजुअल एटीट्यूड विद कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप जो ग्रुप के पूरे ऑब्जेक्टिव हैं और खुद के ऑब्जेक्टिव है वो जहाँ पे बैलेंस बैठ जाता है ना दोनों का आपस में, दूसरे लोगों का भी खुद का इंडिविजुअल का भी दूसरों के साथ, तो वहाँ पे ग्रुप बन जाता है। तो ये बैलेंस थ्योरी होगी। एक्सचेंज थ्योरी क्या है कि एक्सचेंज थ्योरी ये कैली ने दी थी, थ्योबर्ट एंड कैली ने। इन्होंने बोला कि एक्सचेंज करता है, हम कोई भी इंडिविजुअल किसी ग्रुप में कैसे आएगा, जब उसको ये लगेगा कि कुछ तुझे देना पड़ेगा, कुछ दूसरे से तुझे मिलेगा, यानी कि कंसिडरेशन मिलेगा कुछ और कुछ तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यानी कि वो कॉस्ट और कंसिडरेशन या सेक्रीफाइस और कंसिडरेशन बोल सकते हैं। इन सब यहाँ जहाँ पे ये दोनों चीज़ों का मैच होगा ना, और जहाँ पे उसको लगेगा कंसिडरेशन ज़्यादा है, यानी कि तुझे मिलेगा ज़्यादा उस ग्रुप में जाने से और तुझे देना कम पड़ेगा, तो वो उस ग्रुप में चला जाएगा और ग्रुप बन जाएगा। ऐसे एक्सचेंज थ्योरी ये बोलते। बैलेंस थ्योरी खुद के इंडिविजुअल बिलीफ, ग्रुप के बिलीफ आपस में मैच हो गए, बैलेंस बन गया उनमें, तो ग्रुप बन गया। एक्टिव इंटरेक्शन थ्योरी ये जॉर्ज होमस ने दी। इन्होंने बोला कि पहले एक्टिविटी होगी, फिर इंटरेक्शन होगा, फिर उनकी आपस में लाइक माइंडेड होंगे जो उनका ग्रुप बन जाएगा। और प्रोपिक्वेंटी थ्योरी ये बोलते हैं कि नियरनेस और प्रॉक्सिमिटी की वजह से ग्रुप बनता है, पास पास काम करते हैं तो उनमें ग्रुप बन जाता है, ठीक है।
अब देखो इसमें एक ये कोर्ट लेविन का नाम है। कोर्ट लेविन है ना, ये ग्रुप डायनामिक के फादर हैं। अगर ऐसा आ जाए ना फादर ऑफ ग्रुप डायनामिक कौन है, तो ये कोर्ट लेविन है। इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ग्रुप डायनामिक डील्स विद द इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाट स्ट्रक्चर प्रोसेस दे अडॉप्ट एंड हाउ दे फंक्शन एंड अफेक्ट इंडिविजुअल नंबर एंड अदर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कैसे बिहेव कर रहे हैं वो, कैसे वो कोई भी अपना स्ट्रक्चर और प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको हम ग्रुप डायनामिक बोलते हैं। कोर्ट लेविन ने दी थी ये, कोर्ट लेविन, और यही हमारे ग्रुप डायनेमिक के फादर हैं। ठीक है, तो ये थी हमारा आज का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा। थोड़ी सी आपको राइटिंग में दिक्कत आ सकती है, पर वैसे आपके लिए आई होप यूजफुल होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।